like a Hellcat. Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. Today we are going to study chapter 7 Structural Organization in Animals. तो हम लोग ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर हमारा कॉकरोच भी आ जाता है, अर्थवर्म भी आ जाता है, फ्रॉग भी आ जाता है और जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है वो भी आ जाता है। तो हम लोग मेनली क्या करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू वाले पार्ट को हम लोग करने वाले हैं पूरा आज, मतलब एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। या तो आप इसको अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं और मैं इसकी एक फुल वीडियो भी डाल दूंगा। इस एनिमल टिश्यू में क्या होता है, जूलॉजी में कई बार हमको लगता है कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लेके चले जो कि इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग छोड़ नहीं सकते। ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने कुछ भी ऐसे फालतू से पॉइंट्स नहीं उठाए हैं, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं एनसीईआरटी के बाहर से, जो कि नीट में आ सकते हैं, वो मैंने उठाए हैं। हाँ ठीक है, तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके नोट्स बना के रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसको कंप्लीट करते जाएंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे जंप करेंगे। जो जो मैं एनसीईआरटी में आपको हाईलाइट कराऊंगा वो आपको हाईलाइट करना है साथ साथ में। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एनिमल टिश्यू वाला पार्ट। In the preceding chapters, you have came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. Animal kingdom में हमने दोनों multicellular और unicellular organisms के बारे में पढ़ा है। In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. सबको पता है कि हमारे unicellular organisms में जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन सब एक सिंगल सेल करती है। तो इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है कि in complex body of multicellular organisms animals the same basic functions are carried out by different groups of cells इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और हमको पता है ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या है, हमारे टिश्यूज हैं। और मेन जो हमारा इसके अंदर पॉइंट है वो क्या है, सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे कॉम्प्लेक्स, मतलब सोचने की बात है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होने के बावजूद भी हमारा क्या है, कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, हमारे यही सेम फंक्शन जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और हमारा रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे कैरी आउट कर रहे हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर। The body of simple organisms like Hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. ठीक है, तो जो इसके अंदर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो हमारी हाइड्रा की बॉडी है, उसके अंदर हर एक टाइप के अंदर क्या हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स का वेरिएशन हो सकता है, या फिर हर एक टाइप ऑफ हाइड्रा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो सकती है, ठीक है। The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. तो ये मेन हमारा टिश्यू जो है उसकी हमारी क्या दी गई है, हमारी डेफिनेशन दी हुई है कि हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल के मतलब अभी एक्स्ट्रा पॉइंट में हम आपको बताएंगे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद द इंटरसेलुलर मटेरियल, इंट्रासेलुलर नहीं, इंटरसेलुलर मटेरियल या फिर सब्सटेंस एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called as tissue. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissue. तो आपको ये देख के आश्चर्य होएगा कि हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं कंसिस्ट करते हैं ओनली 4 प्रकार ऑफ हमारे टिश्यूज। अब ऐसा नहीं है ये बोल रहा है कि सारे ऑर्गेनिज्म में सारे प्रकार ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू सिस्टम भी नहीं होता, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि कुछ जिन ऑर्गेनिज्म में टिश्यू हो सकता है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर टिश्यू है तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हमारा 4 प्रकार के टिश्यू से क्या होगा, बना होगा। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach.
अब इसके अंदर मेन बात आपको क्या करनी है हाईलाइट, इसके अंदर आपको ये समझना है कि जो टिश्यूज हैं वो आपको एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड प्रपोर्शन में लेना पड़ेगा जिससे आप एक ऑर्गन बनाओगे। हमें पता है, हमने टिश्यू कैसे बनता है हमने देख लिया कि एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स लेनी है, उसका इंटरसेलुलर मटेरियल लेना है, उनको स्पेसिफिक प्रपोर्शन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है और उससे क्या बोलेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ऐसे ही अगर आपको किसी ऑर्गन को बनाना है तो आपको टिश्यू का फिक्स प्रपोर्शन और पैटर्न लेना पड़ेगा, एक फिक्स प्रपोर्शन और पैटर्न लेना पड़ेगा जिससे आप एक ऑर्गन बनाओगे, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया और किडनी हो गया। तो इसको आप हाईलाइट कर लो कि दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। ये जरूरी नहीं है, हमारा जरूरी है कि प्रपोर्शन और पैटर्न तक, टू फॉर्म एन ऑर्गन तक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together are known as organ system। तो आपको ये और इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब टू और मोर ऑर्गन्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक कॉमन फंक्शन को। ठीक है, हमें पता है ऑर्गन सिस्टम बनना है तो एक सिंगल ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम बना नहीं पाएगा, तो दो या फिर दो से ज्यादा ऑर्गन क्या करेगा, जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा और क्या करेगा, वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते समय एक दूसरे से फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट कर जाएगा, वैसे हमारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हाईलाइट करना है, व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन देन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक हम लोग कर लेना है। जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारे पर्टिकुलर हमारे जो चीजें होती हैं, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कैरी ऑन होते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। एक और हमारी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि सेल्स, टिश्यू, organ and organ system split up the work in such a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of a body as a whole। ठीक है, तो जो हमारा जो ऑर्गन है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो स्प्लिट अप करते हैं वर्क को एक ऐसे वे में जो कि एग्जिबिट कर देता है डिवीजन ऑफ लेबर को, जो कि ले आता है डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग मतलब अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक चट्टान उठा लीजिए तो आप नहीं उठा पाएंगे, बट अगर आपके जैसे कई लोग उसमें से भी कुछ बलवान लोग को लेके आ जाए तो वो क्या करेंगे, हम लोग इकट्ठे सब क्या कर सकते हैं, उस चट्टान को उठा सकते हैं और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मान लीजिए उसी उन्हीं लोग में से कोई एक सेल है, कोई एक हमारा टिश्यू है, कोई एक ऑर्गन है और एक कोई ऑर्गन सिस्टम है जो कि एक साथ एक चट्टान को उठा रहा है या फिर वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमारा डिवीजन ऑफ लेबर ला पा रहा है और हमारा उस चट्टान को एक साथ हम लोग उठा पा रहे हैं। मतलब हमारे जो बॉडी है उसका हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइवल करवा पा रहे हैं एज अ होल। तो आपको ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट हम चीज पे इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंट्रो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इंट्रो क्या है कि अ टिश्यू मे बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट शुड बी सिमिलर इन ओरिजिन। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टिश्यू जो कि डिसिमिलर है स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर, वो सिमिलर, एक टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो क्या होनी चाहिए, डिसिमिलर हो सकती हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर, बट शुड बी सिमिलर इन ओरिजिन। ठीक है, तो अगर टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स क्या हैं, डिसिमिलर हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर, बट सारी की सारी सेल्स को ओरिजिन में तो सिमिलर होना ही होना है, तभी आप उसको टिश्यू सिस्टम बोल पाएंगे या फिर टिश्यू बोल पाएंगे। उसके अलावा आप उसको टिश्यू नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं कि टर्म टिश्यू किसने दिया था, हमारा बाइचेट ने दिया था। ठीक है, टर्म टिश्यू किसने दिया था, बाइचेट ने दिया था। और इसकी हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है या फिर हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी है, वो भी किसने दी थी, बाइचेट ने ही दी थी। अब आपसे कहा जाए कि अगर हम लोगों को टिश्यू की बाल की खाल को निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है टिश्यू के बारे में, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्या उसका नाम भी हिस्टोलॉजी होगा, नहीं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर आपको करनी है, डिटेल स्टडी करनी है अगर आपको किसी भी टिश्यू की, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इसका हमारा जो फाउंडर था वो क्या था, मार्सिलियो मेल्फिजी। तो मार्सिलियो मेल्फिजी हम बता रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ओरिजिन में तो होना ही चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए किसी जगह, ओरिजिन में तो होना ही चाहिए सेम। स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ चांसेस हैं कि कभी कभार हमारा मे भी डिसिमिलर हो सकता है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो मे भी डिसिमिलर हो सकती हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बट शुड बी सिमिलर इन ओरिजिन। तो अ टिश्यू, एक टिश्यू की सेल्स, यहाँ पे थोड़ा मतलब मिसप्रिंट है या फिर मैंने लिखने में कोई दिक्कत करी है कि एक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डिसिमिलर हो सकती है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बट हमारा सिमिलर होनी चाहिए ओरिजिन में। तो हमने देख लिया टर्म बाय चैट, ये भी थोड़ा सा आप लर्न कर सकते हैं। तो एनिमल टिश्यू में एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्ट्रक्चर है ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, या आपने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी विद अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, किसी भी सेल का फंक्शन के बेसिस पर उसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई सेल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसी के बेसिस पर हमारा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बना होगा। Therefore, tissue are different and are broadly classified into 4 types. टिश्यू डिफरेंट होते हैं और ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर टिश्यू हमारा है तो वो 4 ही प्रकार के टिश्यू से बना है, उससे अलग अलग प्रकार के टिश्यू नहीं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो हम देखेंगे सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। We commonly refer to an epithelial टिश्यू एज एपिथीलियम, ठीक है। तो हम लोग कॉमनली रिफर करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को एज एपिथीलियम, एपिथीलियम की तरह हम लोग, एपिथीलियम की तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। जैसे हम लोग किसी का निक नेम रख देते हैं ना, वैसे ही हम लोग एपिथीलियम बोलते हैं। प्लूरल को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथीलिया बोलेंगे। दैट टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। अब ये जो टिश्यू है उसके पास एक फ्री सरफेस है जो कि इधर फेस कर सकती है किसी भी हमारे बॉडी फ्लूइड को या फिर एनवायरनमेंट को, ठीक है, कि कोई सी एक हमारी क्या है, इसके पास फ्री सरफेस है, ठीक है। तो यही अगर आप देखो, थोड़ा गौर करके इस लाइन को पढ़ो तो आप देख सकते हो कि ये क्या रिजेंबल कर रहा है कि ये जो टिश्यू है ये किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी चीज की क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम कर रहा है वो उसकी लाइनिंग हमारे ज्यादातर बना रहा होगा। मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, इसको हमारे एपिथेलियल टिश्यू ने कवर कर रखा है, अगर वो कवर कर रहा होगा तो क्या होगा, ये जो बाहर वाली इसकी लेयर होगी ये क्या है, या तो हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है और इसी को अगर हम लोग किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर डिप कर दें तो उसके कांटेक्ट में है, तो एक फ्री सरफेस होगी। अंदर की सरफेस तो चिपकी हुई है ऑर्गन से, ठीक है, तो ऑर्गन से अंदर की सरफेस चिपकी हुई है, बट एक फ्री सरफेस है जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है या फिर क्या है, हमारी किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर बात कर रही है या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर है, हाँ, तो या फिर बॉडी फ्लूइड क्या कर रही है, फेस कर रही है। तो टिश्यू एज अ फ्री सरफेस, ये आपको अंडरलाइन करना है, मतलब हाईलाइट करना है। दिस टिश्यू एज अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करती है, लाइनिंग प्रोवाइड करती है। The cells are compactly packed with little intercellular matrix। जो cells हैं वो क्या होती हैं, compactly packed होती हैं with little intercellular matrix। ये भी आपको क्या करना है, हमारा हाईलाइट करना है कि जो cells हैं वो क्या है, यहाँ पे compactly packed है और बहुत ही कम यहाँ पे क्या है, intercellular matrix है। मतलब सेल्स के बीच के अंदर जो हमारा सब्सटेंस होता है या फिर मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कम है इधर पे और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब इसी का कारण है कि ये क्या होती हैं, नॉन वेस्कुलराइज होती हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में देखने को मिल जाएगा, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। 2 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सबसे पहला सिंपल एपिथेलियम, दूसरा क्या है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या अंतर है वो हम देखते हैं थोड़ा ब्रीफली, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे। Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as lining for body cavities, ducts and tubes, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, मतलब पतली सी इसकी क्या होगी, हमारी सिंपल एपिथेलियम होगी ये वाली, और सेल्स एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। मान लीजिए कोई हमारी बॉडी कैविटी है, मान लीजिए कोई बॉडी कैविटी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे रिलीज होना है या फिर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होना है, तो उसकी जो लेयर होनी चाहिए या फिर लाइनिंग होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए कि मोटी होनी चाहिए।
अगर मोटी होगी तो उसके अंदर सब्सटेंस आ या बहुत मुश्किल से पाएगा, अगर पतली होगी तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, सेक्रीशन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये हमारा परफेक्टली हमारे साउंड करती है कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो क्या है, बॉडी कैविटीज की लाइनिंग, डक्ट्स की लाइनिंग और ट्यूब्स की लाइनिंग बनाती है, एक सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, ये आप कर लीजिए अंडरलाइन, मतलब हाईलाइट कर लीजिए। सॉरी, द कंपाउंड एपिथेलियम, the compound epithelium consists of two or more cell layers and has protective function as it does in our skin। मतलब द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स, जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है दो या फिर दो से ज्यादा लेयर को। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा लेयर को कंसिस्ट करता है, और हमने देखा कि ये दो या फिर दो से ज्यादा लेयर को कंसिस्ट कर रहा है तो प्रोटेक्शन क्या देगा, और ज्यादा देगा। मान लीजिए आपने एक ये वॉल बना दी, उसके पीछे भी आपने एक वॉल बना दी, अगर सिंगल वॉल होगी तो क्या ये आराम से आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा, नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। अगर दो वॉल बना दी तो आपका क्या होएगा, और प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, और वॉल बना दी और प्रोटेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही कंपाउंड एपिथेलियम में 4 to 6 लेयर्स होती हैं जो कि अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमको कहाँ चाहिए, हमारी स्किन पे चाहिए। है, सबसे ज्यादा स्किन पे तो नहीं चाहिए, ब्रेन को चाहिए, बट बता रहा हूँ कि स्किन को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि हम रेगुलरली क्या कर रहे होते हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे होते हैं, कहीं रैशेस पड़ रहे होते हैं स्किन पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारा फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। ठीक है, एज इट डज इन आवर स्किन। तो अब हम लोग ने क्या कर लिया है, एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग ने एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, एपिथेलियल टिश्यू का थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ड एपिथीलिया का मतलब क्या होता है, हमने देख लिया। एपिथीलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथीलिया बोल सकते हैं, एपिथीलियम बोल सकते हैं। तो एपिथीलिया वर्ड का मतलब क्या है, एपी मतलब क्या होता है हमारा अपॉन, और थीलिया मतलब क्या होता है टू ग्रो। ठीक है, या फिर ग्रो। तो एक टिश्यू जो कि दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिथीलिया बोलते हैं। अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। मान लीजिए टिश्यू है और ये क्या है, दूसरा टिश्यू इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, एपिथीलिया बोल देंगे। अब ऐसा कहे कि और भी कोई टिश्यू हो सकता है ना, नहीं, सारे टिश्यू, हमारा सारा टिश्यू जो कि एक कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा होता है उसी को एपिथीलिया बोलते हैं। अब इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है उसके नीचे ही हमेशा, उसके ऊपर ही हमारा क्या होता है, उसके ऊपर ही रेस्ट करता है हमारा, क्या करता है, रेस्ट करता है एपिथीलिया। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है हमारा एपिथीलिया। और वो दूसरा टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो हमारा हमने बताया कि एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था क्या, कि लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, बहुत कम है, इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत कम है और कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से हमारा जो ये जो टिश्यू है ये क्या है, हमारा नॉन वेस्कुलराइज्ड है। क्या है, नॉन वेस्कुलराइज्ड है, एक्सेप्ट, मतलब एक ऐसा एपिथेलियल भी होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि क्या होता है हमारा वेस्कुलराइज्ड, और वो क्या है हमारा स्टीरिया वेस्कुलरिस। ठीक है, क्या है हमारा स्टीरिया वेस्कुलरिस। तो एक ऐसा टिश्यू जो कि हमारा क्या है, वेस्कुलराइज्ड है, वो क्या हमारा स्टीरिया वेस्कुलरिस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एपिथेलिया का आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो टिश्यू जो कि दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए कि हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के क्या होता है, ऊपर ही ग्रो करता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब आपसे कहा जाए कि सबसे पहला कौन सा टिश्यू था जो कि डेवलप हुआ था, या फिर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सबसे पहला कौन सा टिश्यू होता है जो कि बनता है, तो फर्स्ट टिश्यू जो कि जिसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियन डेवलपमेंट के समय, तो वो क्या होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ऑरिजिनेट करता है। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियल टिश्यू ऑरिजिनेट फर्स्ट। पावर ऑफ रीजनरेशन इज हाईएस्ट। अब सबसे ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, और सबसे लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किसकी होती है, नर्वस टिश्यू की। तो हमने पता है कि सबसे ज्यादा पावर रीजनरेशन की पावर कहाँ पे होती है, इसके पास ही होती है। Between epithelium and connective tissue, non-living, non-cellular basement membrane is present, which is selectively permeable.
अब क्या है, अगर देखा जाए कि कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, वैसे ये डायरेक्टली रेस्ट नहीं कर रहा होता है हमारा कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर, मतलब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है कनेक्टेड टिश्यू से, बट एक वेरी वेरी थिन हमारी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू और इसके बीच में होती है। ये क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है, जो कि प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में, विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, अलाउ करती है हमारा जो फूड मटेरियल्स हैं, कनेक्टेड टिश्यू से जो फूड मटेरियल्स हैं, वो क्या करता है, अलाउ करती है इसको डिफ्यूज करने में, या फिर हमारा क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, हमारा कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू के पास, कनेक्टेड टिश्यू से, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड पहुंच नहीं पा रहा, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये देख लिया, सेक्रेटेड बाय बोथ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन फाइबर्स। अब प्रोटीन फाइबर्स कौन से फाइबर्स, आपको पता होगा एक नाम जिसको क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर्स, ये आपने सुना होगा। ये प्रोटीन फाइबर्स क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो कोलेजन फाइबर्स क्या है, हमारे ये जो प्रोटीन फाइबर्स है उससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ये डेड होता है, नॉन सेलुलर होता है, थिन होता है। अब हमने देख लिया ये किसके द्वारा सेक्रेटेड है, हमारा दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये किसके द्वारा सेक्रेटेड है, दोनों एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू मिलकर इसको सेक्रेट करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, सॉरी, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड क्या है हमारा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज अ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। तो ये हमने देख लिया, ये क्या है हमारा, एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, अगर ये इसके अंदर है, ये इंटरसेलुलर जंक्शंस का आ गया, हमारा इंटरसेलुलर जंक्शंस आ गया। एक पॉइंट है, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जब पॉइंट आएगा तब जाके हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट आ गया कि ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि, ये सिर्फ एक ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों हमारा किससे है, और जो तीनों डर्मल लेयर्स हैं उससे हमारा ये क्या किया है, निकला है। सबसे पहला एक्टोडर्मल, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन भी है, मेसोडर्मल ओरिजिन भी है, और एंडोडर्मल ओरिजिन भी है। ठीक है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन में जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, एपिडर्मिस में होता है, जो कि क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी एक टाइप का एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, आगे जाके पढ़ने वाले। मेसोडर्मल क्या होता है हमारा, मेसोडर्मल और ओरिजिन में क्या होता है, मेसोथेलियम होता है, एंडोथीलियम होता है। एंडोथीलियम क्या है, ब्लड वेसल्स की कवरिंग है। मेसोथीलियम क्या है, हमारा कैविटी की लाइनिंग में होता है। ये क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अभी आगे जाके पढ़ने वाले हमने, एनसीईआरटी में एक लाइन भी है कि सिंपल टिश्यू को हम लोग ने स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कॉलमनर में डिवाइड कर दिया है, वही वाला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और एंडोडर्मल क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है। क्या है, एंडोडर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है। अभी अभी याद कर लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या है हमारा, एंडोडर्मल है, और यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन सा प्रकार का हमारा है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो हमने देखा कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तीनों हमारा डर्मल लेयर से हमारा निकला है। सबसे पहला एक्टोडर्मल हम देख सकते हैं, तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्या होता है हमारा, एपिडर्मिस होता है। याद कर लीजिए, सबसे पहला एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब एक्टोडर्मल नहीं होता पूरा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की कई लेयर्स होती है ना। तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जो हमारा एपिथेलियम है, वो हमारा एपिडर्मिस बनाता है, जो एपिथेलियम एपिडर्मिस बनाता है, वहां वो वाला एपिथेलियम क्या है हमारा, एक्टोडर्मल है। और वो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम है ये। मेसोडर्मल क्या है हमारा, मेसोथेलियम और एंडोथेलियम होएगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। और तीसरा क्या है हमारा, एंडोडर्मल, जो कि क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। अब आप सोच रहे होंगे ये जो कॉलमनर सेल्स हैं ये क्या होती हैं, अभी मैं आगे जाके आपको सब कुछ कनेक्ट करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि अभी हम एनसीईआरटी पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बने हुए हैं हमारे किसके, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ये हमारे फ्लैटेंड सेल्स हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये फ्लैटेंड सेल्स किसका है, हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्यूब लाइक सेल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और हमारा कॉलमनर सेल जो कि सिंपल हमारा क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम है। और ये ऐसा एपिथेलियम है, ऐसा कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि सीलिया हमारा क्या है, इसको सीलिया बियर कर रहा है, सीलिया इसके अंदर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। आगे जाके अभी हम लोग 2 मिनट में सब पढ़ने वाले हैं।
द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये किसका बना हुआ होता है? द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, इरेगुलर बाउंड्रीज का बना हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैटेंड सेल्स का बना होता है, थिन लेयर होती है इसके अंदर, और इसकी सेल्स की क्या होती हैं? इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, दीज आर, हमने देखा है, ये देखो इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, ये देखो पूरी इरेगुलर बाउंड्रीज है ना इसके अंदर। तो ऐसे ही फ्लैटेंड चपटी चपटी सेल्स होती हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एग्जांपल्स भी हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे जाके इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। दे आर, ये मैं 4-5 बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको इस समय याद हो जाए। तो दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सबसे पहला ब्लड वेसल्स की वॉल में होएगा एंडोथेलियम, जो हमने पढ़ा था एंडोथेलियम, हमने बताया था कि ब्लड वेसल्स की वॉल को बोलते हैं। एयर सैक्स ऑफ लंग एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज। ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्रीज मेसोथेलियम वाली पार्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको अभी मेसोथेलियम में भी तो बताया था हमारा एपिथेलियम। ठीक है, तो वो वाला देखने वाले हैं। तो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर भी है हमारा, and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary, एक diffusion boundary फॉर्म करना। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? एक diffusion boundary फॉर्म करना, क्योंकि चपटी सेल्स हैं, ठीक है, ज्यादातर हमारा क्या कर सकती हैं? डिफ्यूज कर सकती हैं, diffusion boundary बना सकती हैं। चपटी पतली सेल्स हमारे ज्यादातर क्या कर सकती हैं? डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना सकती हैं। तो हमने कहाँ देखा, एनसीईआरटी का मेन एग्जांपल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट मेन हमारा क्या है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हम लोग को तंग से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का 3 एग्जांपल्स हमें याद करना है। ब्लड वेसल्स के अंदर होएगा, दूसरा हमारा कहाँ होगा? एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होएगा, और तीसरा क्या करेगा हमारा? डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाएगा। सॉरी, द cuboidal epithelium is composed of single layer of cells like tube-like cells। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तीनों में होगा, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम के एग्जांपल्स है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखा है, ट्यूब लाइक सेल्स होंगी। ठीक है, दिस इज कॉमनली फाउंड इन गट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, आपका दिमाग में, आपके मुंह पर जैसे ही शब्द आए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तब आपको थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में सोच लेना है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स। क्यों आपको सोच लेना है? क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सेक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो सेक्रीशन किसका मेन फंक्शन होता है? ग्लैंड्स ही सेक्रीशन करते हैं ना, ऐसा नहीं है। कॉलमनर सेल्स भी सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या करती हैं? रोल प्ले करती हैं। बट जैसे ही आप इसको हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा लर्न करेंगे, इसको आपको क्या कर लेना है? डक्ट से, ग्लैंड से रिलेट कर लेना है। और हाल आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ प्रेजेंट है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन मतलब जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, ट्यूब वाले पार्ट्स हैं, वहां पे हमारा नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होएगा। अब जो हमारा पीसीटी है, जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे हमारा इस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होते हैं? हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। क्योंकि वहां पे हमने आगे एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे जी, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, एक्सक्रीशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हम वहां पे एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहां पे हमारा क्या होता है? मैक्सिमम जो वाटर है, मिनरल्स हमारे उसके साथ जा रहे होते हैं यूरिन के साथ, वो पहले ही मैक्सिमम हमारे 90% कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं पीसीटी में। तो बहुत ज्यादा हमारे एब्जॉर्प्शन की हमारे जरूरत होती है, उधर एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत होती है। तो हमें क्या होता है? माइक्रोविलाई की जरूरत होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई की जरूरत। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए एक सिंगल लेयर है। अब आप कहो कि माइक्रोविलाई की जरूरत क्या है इतनी? ठीक है, माइक्रोविलाई की ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसकी जरूरत क्या है? तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। अगर आप इससे इस लेयर से चाहें एब्जॉर्ब करना है, तो ये आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ये इतना ही सरफेस एरिया, इसको कितना सरफेस एरिया मिल रहा है? इतना सरफेस एरिया मिल रहा है ना, है। बट अगर हम देखें, अगर हम लोग माइक्रोविलाई ऐड कर दें, तो इसके अंदर क्या होगा? ऐसे ऐसे। मैं एक्यूरेट डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है अभी, मैं इसको मतलब टच पैड से ही बना रहा हूँ। तो जैसा बन रहा है तो आप इसको समझ जाइए कि माइक्रोविलाई क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब आपको सरफेस एरिया आप अगर देखें, इतना आप मान लो ये सेम लेंथ है इसकी और इसकी, तो आप देखें कि ये जो लेंथ है ना, इतनी लेंथ इसको बेस पे मिल रही है। तो इधर से तो एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जो ऊपर वाला माइक्रोविलाई वाला पार्ट है, फिंगर लाइक, तो इससे तो
इससे भी एब्जॉर्प्शन होएगा ना, इतने पार्ट से भी एब्जॉर्प्शन होएगा और इतने पार्ट से तो एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है, हमारा माइक्रोवेव बहुत ज्यादा है, हमारा सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि पीसीटी में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है, हमें माइक्रोवेव की जरूरत पड़ेगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होगा, हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में होगा। जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है उसका ही एक पार्ट होता है क्या, पीसीटी। डीसीटी में भी ये होएगा, बट वहां पे माइक्रोवेव एब्सेंट रहेंगी, पीसीटी में माइक्रोवेव प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि मेन फंक्शन इसका क्या है, सेक्रीशन। जैसे ही हम क्यूबॉइडल पढ़ेंगे हमें सबसे पहले दिमाग में आएगा सेक्रीशन मेन है, तो हमारा क्या है, ग्लैंड से रिलेटेड है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होएगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द हमारा नेफ्रॉन में होएगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जैसे ही पढ़ा तो हमें क्या याद आ जाएगा, पीसीटी याद आ जाएगा, जो कि पीसीटी के अंदर क्या है, हमारा माइक्रोवेलाई प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पीसीटी वाले पार्ट के अंदर माइक्रोवेलाई प्रेजेंट है। तो आपको ये भी हाईलाइट कर लेना है कि द एपिथेलियम of proximal convoluted tubule of nephron is in the kidney has microvilli। ठीक है, तो द columnar epithelium is composed of single layer of हाँ नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, columnar epithelium पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम कम दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम तक पढ़ लिया, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट से देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो हम देखते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये अभी आगे आके आएगा, ये सब अभी आगे आके आएगा। ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को अगर देखते हैं हम लोग, हमने देखा है कि ये फ्लैट है। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे होंगे, जो कि हमारा एक आध हो सकता है कि यहाँ पे रिपीट हो जाए, बट एक्स्ट्रा ही पॉइंट लिखे होंगे। एक्स्ट्रा मैंने अलग से ही नोट्स बनाया कि एनसीईआरटी का वापस क्यों लिखें इसके अंदर, एनसीईआरटी में जब लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, वही बाइबल है। तो ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम ड्यू टू द टाइल लाइक अपीयरेंस। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आपके सामने कि ये जो एपिथेलियम है इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। हाँ, और ये जो पेवमेंट एपिथेलियम है इसको पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चपटा है, मतलब चपटा है, और ये चपटा होने की वजह से टाइल लाइक अपीयरेंस शो करता है, तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो पेवमेंट एपिथेलियम किसको बोलते हैं हम लोग, हमारा एपिथेलियम को ही, एपिथेलियल टिश्यू का ही हमारा क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का ही हमारा नाम है पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम किसका नाम है, हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि इसकी सेल्स क्या होती है, फ्लैट होती हैं, टाइल लाइक अपीयरेंस देती हैं। अब हमने देखा कि इसकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, तो इसकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज होने की वजह से ये क्या करती है, कहाँ कहीं कहीं पे क्या करती है, वेवी नेचर भी देती है। ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, क्या बोलते हैं इसको, टेसिलेटेड एपिथेलियम, ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस इन ब्लड वेसल्स एंड सीलोम। अब हमने बताया था कि सीलोम के अंदर क्या होगा, मीजोडर्मल, मीजोथीलियम क्या होता है हमारा सीलोम के अंदर, तो मीजोडर्मल और रीजन की हमारा एंडोथीलियम और मीजोथीलियम हमने पढ़ा था। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखो पढ़ा क्या था, यहीं पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, मीजोडर्मल में हमने क्या पढ़ा था, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में हमने दोनों एग्जांपल देख लिए कि ये सीलो में भी है, अभी इकट्ठे हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, इसको टेसिलेटेड भी एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसका वेवी अपीयरेंस होता है, इसकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज की वजह से। कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और सीलोम में होता है। और सीलोम क्या करता है, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम मीजोथीलियम बोलेंगे उसको, और एंडोथीलियम किसको बोलेंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बोलेंगे। सीलोम की लाइनिंग को क्या बोलेंगे, मीजोथीलियम, और एंडोथीलियम किसकी लाइनिंग को बोलेंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बोलेंगे। वेवी अपीयरेंस टेसिलेटेड एपिथेलियम कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स और सीलोम में होगा। ये मैंने 4-4-5 बार इसमें से बोला है जिससे आपको याद हो जाए। अब हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल याद करने जा रहे हैं, और ये एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन वाला हम लोग एक बार ले लेते हैं, अलग अलग कलर्स करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा था पहले वो देख लेते हैं। एल्वियोली ऑफ लंग्स हमने देखा था, एयर सैक्स ऑफ लंग। ठीक है, एयर सैक्स ऑफ लंग उसके अंदर लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये लिखा हुआ है ना। अब यही एयर सैक्स ऑफ लंग, यहाँ पे न्यूमेटोसाइट्स क्या लिखा हुआ है, न्यूमेटोसाइट्स क्या होता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार की सेल्स होती हैं हमारे किसमें, न्यूमेटोसाइट्स टाइप की सेल्स होती हैं, जो कि एयर सैक्स का ही नाम है। जो एल्वियोली है उसी का नाम है न्यूमेटोसाइट्स, मतलब न्यूमेटोसाइट्स की न्यूमेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो टाइप 1 प्रकार की इसके अंदर आती है हमारी।
ठीक है। तो टाइप 1 प्रकार की जो न्यूमेटोसाइट्स हैं वो क्या होती है हमारी, दो प्रकार की होती है, न्यूमेटोसाइट 1, न्यूमेटोसाइट 2। न्यूमेटोसाइट 2 कहाँ आएगी वो अभी आगे पता चलेगा। न्यूमेटोसाइट 1 जो होती है एल्वियोली ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग, न्यूमेटोसाइट 1 कहाँ आएगी हमारी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। कहाँ आएगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो एयर सैक्स ऑफ लंग एल्वियोली तो हमें पता ही है, एयर सैक्स ऑफ लंग क्या होती है, एल्वियोली। और न्यूमेटोसाइट 1 टाइप की होगी उसके अंदर, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में होगी। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो गई। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन मतलब ये इंटेस्टाइन को क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा होगा, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है। बोमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट। ठीक है। जो बोमन्स कैप्सूल है, जो नेफ्रॉन है, उसकी क्या है, एक सेल्स होती हैं, जैसे न्यूमेटोसाइट्स होती हैं वैसे ही पोडोसाइट्स होती हैं। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट वाली जो होगी वो हमारा क्या देगा, हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देगा। कवरिंग ऑफ सीलोम, कवरिंग ऑफ सीलोम मीजोथीलियम। ठीक है। कवरिंग ऑफ सीलोम क्या होता है हमारा, मीजोथीलियम होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि कवरिंग ऑफ सीलोम क्या होता है, मीजोथीलियम होता है। वो हमारा कौन देगा, हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएगा या फिर देगा, वही लैंग्वेज जैसा आप बोल सकते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल्स तो हमने देख लिया था, एंडोथेलियम। अब लिम्फ वेसल्स की भी इनर लाइनिंग और हमारी किसकी, ब्लड वेसल्स की भी इनर लाइनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम क्या होता है, ब्लड वेसल्स की भी इनर लाइनिंग और हमारा किसका, लिम्फ वेसल्स की भी इनर लाइनिंग। अभी टिप्स पे होना चाहिए हम लोगों को, मैं चार चार बार इस वजह से बोल रहा हूँ, लास्ट में एक और बार क्विक से पढ़ लेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। एंडोकार्डियम में भी प्रेजेंट होगी एंडोकार्डियम। अब कार्डियम, कार्डियम किसके लिए यूज होता है, एंडोकार्डियम। अब कार्डियम मतलब हार्ट। ठीक है। तो एंडोकार्डियम मतलब इनर लाइनिंग, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट में क्या होगा हमारा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे, एंडोकार्डियम में, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट में। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब हमने बोला था ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब ट्यूबुलर पार्ट मतलब ट्यूब लाइक पार्ट। अब ऐसा नहीं है उसने बोला था ट्यूब लाइक ऑल, सारे ही, हर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, क्योंकि जो नेफ्रॉन है वो पूरा ही ट्यूब है एक टाइप से। ठीक है। तो एक टाइप से पूरे ट्यूब है तो मतलब पूरा आएगा क्या, नहीं पूरा नहीं आएगा। जो थिन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले पूरा लूप ऑफ हेनले ही नहीं आएगा। देखो पीसीटी आएगा, ठीक है, डीसीटी आएगा। जो हमारा थिन पार्ट होएगा ना, वो वाला आएगा, वो मोटा वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है। जो है थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले वो नहीं आएगा यहाँ पे, थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले आएगा। और पेरिटोनियम जो हमारा लाइनिंग ऑफ गट होती है, लाइनिंग ऑफ गट। ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई। पेरिटोनियम जो होता है वो वहां पे लाइनिंग ऑफ गट में क्या होता है हमारा, आएगा लाइनिंग ऑफ गट पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ गट पेरिटोनियम। ठीक है। कहाँ कहाँ पे होगा, पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ गट, थिन पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले होगा, एंडोकार्डियम होगा, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है हमारा, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होएगा। और कहाँ होगा बोलते जाइए आप भी, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में होगा, लिम्फ वेसल्स में होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम बोलेंगे। लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में तो पढ़ ही लिया। एल्वियोली ऑफ लंग्स में होगा, न्यूमोसाइट्स 1 वाले सेल्स में होगा, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होगा, बोमन्स कैप्सूल में होगा, पोडोसाइट वाले एरिया में, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में होगा। तो इसके कितने एग्जांपल्स हो गए हमें जो मेन याद करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 8 हमारे हैं, 8 हमारे हैं। आप भी एक बार अगर मान लीजिए रिवाइज करना चाहते हैं तो हम लोग साथ में करेंगे। 8 हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, आउटर सरफेस ऑफ हमारा इंटेस्टाइन में होगा, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में होगा, बोमन्स कैप्सूल में होगा। ठीक है। बोमन्स कैप्सूल के पोडोसाइट वाले एरिया में होगा। दूसरा हमारा, तीसरा हमारा क्या है, एल्वियोली में होगा, एल्वियोली एयर सेक्स में, न्यूमोसाइट्स 1। ठीक है। और हमारा लूप ऑफ हेनले में होगा। ठीक है। ठीक है। लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में होगा। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, एंडोथीलियम। फिर पेरिकार्ड, एंडोकार्डियम में होगा। ठीक है। पेरिटोनियम में होगा, एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट, पेरिटोनियम मतलब गट की लाइनिंग। उसके बाद कहा होगा हमारा, एक छूट गया है, कवरिंग ऑफ सीलोम मीजोथीलियम में होगा। तो हमने 8 के 8 याद कर ली जो मेन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाहर आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हमने पढ़ ही लिया था। अब हम आ जाते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसमें से पढ़ेंगे। मेन आपको जो एग्जांपल याद करना है ना वो तो यही करना है। ठीक है। जो मेन इसमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूँ। एक तो पेरिटोनियम कर लो। ठीक है। पेरिटोनियम कर लो, एंडोकार्डियम कर लीजिए, है एल्वियोली ऑफ लंग्स तो पहले से ही है, बोमन्स कैप्सूल कर लीजिए, ये भी पहले से ही लिखा हुआ है, उसमें ट्यूबुलर पार्ट लिखा हुआ है जब। ठीक है। तो आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन कर लीजिए,
बाकी सब तो इंटरेस्ट उसमें लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी तो अपन को पहले ही याद हो गई। एनसीईआरटी में सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड वेसल्स में होगा, और कहाँ होगा एयर सैक्स ऑफ लंग्स में होगा, और कहाँ होगा हमारा डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब 3 पॉइंट है मेन, इसके अंदर डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करेगा। तो ऐसे पॉइंट वाइज आप याद कर लीजिए। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एक्स्ट्रा वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने देखा था क्यूब लाइक होएगा, इसको हम लोग स्क्वायर शेप सेल्स इन वर्टिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये है, इसकी ऐसी बहुत सारी लेयर है, इसको ऐसे बीच में से काटोगे और साइड में से जब देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या बना दिखेंगे, स्क्वायर्स दिखेंगे। क्योंकि अगर मान लो क्यूब एक रूबिक्स क्यूब है, मान लो उसको काटोगे, उसको एक फेस देखोगे तो स्क्वायर ही दिखेगा ना, या फिर एक फेस किसी भी क्यूब का देखोगे तो स्क्वायर ही दिखेगा। ठीक है, तो क्यूब लाइक शेप सेल्स होती हैं, स्क्वायर शेप दिखती हैं वर्टिकल सेक्शंस के अंदर। ठीक है, फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फॉलिकल अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होएगा, ठीक है, फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होएगा, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल में प्रेजेंट होएगा, टाइप 2 न्यूमेसाइट्स ऑफ एल्वियोली में प्रेजेंट होएगा, मैंने आपको बताया था। अच्छा, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये क्यूबॉइडल प्रेजेंट होएंगे, वहाँ डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ एनले, एसिनी ऑफ पेंक्रियाज। ठीक है, एसिनी ऑफ पेंक्रियाज में होएगा। ठीक है, सेक्रीशन यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, सेक्रीशन यूनिट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स के अंदर होएगा। आई में होएगा जैसे कि आयरिस, कोरोइड, और हमारा यहाँ पे छुप गया ये एपिथेलियम ऑफ रेटिना। ठीक है, सिलेरी बॉडी। ठीक है, सिलेरी बॉडी में होगा, मेरे को याद आ गया, सिलेरी बॉडी में होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा एडिट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर खींचेंगे तो। हाँ, तो स्क्वायर शेप ऑफ वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, स्क्वायर शेप में होगा, वर्टिकल सेक्शन में स्क्वायर शेप दिखेगा। ठीक है, ये सबसे पहले पॉइंट। अब हमें इसमें कितने एग्जांपल्स याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 और 8 9 भी है क्या, 8 9। और यहाँ पे क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि गोनाड्स में होगी हमारी, जो मैंने आपको बोला था क्या कर लेना, ग्लैंड से याद कर लेना। तो टेस्टिस ऑफ ओवरीज हो गए, टेस्टिस एंड ओवरीज हो गया। क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म हमारा क्या करता है, स्पर्म्स एंड एग्स जो हमारा होता है। सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होएगा वो कहाँ होगा हमारा, कलेक्टिंग डक्ट में होएगा। सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होएगा। अभी हम एनसीईआरटी में आगे जाके पढ़ेंगे कि सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ होता है। तो अभी हम देखते हैं, अब हमें मेन क्या याद करना है, ये याद करना है सारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा। ठीक है, 9 है मेन एक बार देख के पढ़ेंगे। फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, टाइप 2 न्यूमेसाइट्स हमने पढ़ लिया। टाइप 1 किसमें, सिंपल स्क्वामस में। दूसरा टाइप कहाँ पे हो जाएगा हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल में। एसिनी ऑफ पेंक्रियाज, एक्नी ऑफ पेंक्रियाज भी बोल सकते हैं, एक्नी ऑफ पेंक्रियाज। अगर आपको देखना है, अगर चलो मेरे को तो कुछ, मेरे को नहीं आता इसके बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक्नी ऑफ पेंक्रियाज, सेक्रीशन यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, सेक्रीशन यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड हो गया हमारा। आई में कहाँ पे, आइरिस में, कोरोइड में, सिलेरी बॉडी के अंदर, एपिथेलियल और एपिथेलियम ऑफ रेटिना में भी होएगा। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ रेटिना में भी होएगा, एपिथेलियम ऑफ रेटिना में भी होएगा। डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में होएगा, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, सॉरी डक्ट ऑफ नेफ्रॉन नहीं, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होएगा। थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में होगा। जर्मिनल एपिथेलियम है, और जो टेस्टिस एंड ओवरीज होंगी, और जो एग्स और स्पर्म्स होंगे वो हमारा मियोसिस होएगा किसमें, क्यूबॉइडल सेल्स में ही, तभी जाके स्पर्म्स और एग बनेंगे। सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होएगा, कलेक्टिंग डक्ट में होएगा। ये आपको 9 याद हो चुकी हैं, एक बार आप बिना देखे बोलेंगे। सबसे पहला फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, सेकंड हमारा जो न्यूमेटोसाइट्स है, सेकंड वाली एल्वियोलर सेक्स में भी होएगा, मतलब ये हमारा क्यूबॉइडल एल्वियोलर सेक्स में भी होएगा। तीसरा हमारा क्या है, जो थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। चौथा हमारा डीसीटी में है। फिफ्थ हमारा सीलेटेड वाला कलेक्टिंग डक्ट में है। सिक्स्थ वाला हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, जो हमारे जर्मिनल एपिथेलियम इसको बोलेंगे। क्यों जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे, क्योंकि इसको जर्मिनल एपिथेलियम इस वजह से बोलेंगे क्योंकि हमारा ये गोनॉड्स, हमारा जो गोनॉड्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस ऑफ ओवरीज के अंदर हैं, और जो हमारे इसके मियोसिस के अंदर, मियोसिस से ही हमारा क्या होता है, जो हमारी स्पर्म्स और एग्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। पांचवा हमारा सेक्रीशन यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, एक्नी ऑफ पेंक्रिया छठवा। सातवां हमारा सातवां नहीं, बहुत आगे पहुंच गए हैं, नौवा ये लास्ट है हमारा, आइरिस, कोरॉइड, सिलेरी बॉडीज, एपिथेलियम ऑफ हमारा रेटिना, रेटिना की एपिथेलियम। 9 के 9 याद हो चुके हैं। एक और बार आप साथ में बोलेंगे, फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, सेकंड न्यूमेटोसाइट 2 एल्वियोलर सेक्स की,
तीसरा हमारा एक्नी ऑफ पेंक्रियाज, चौथा हमारा सेक्रीशन ग्लैंड्स ऑफ हमारा क्या सेक्रेटरी यूनिट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। फिफ्थ हमारा आई के अंदर चार हमारे पॉइंट्स है, एपिथेलियम ऑफ रेटिना, सेकंड सिलेरी बॉडी में होगा, थर्ड हमारा उल्टे में चल रहा है, सिलेरी बॉडी में होगा, थर्ड हमारा कहाँ होगा, हमारा थर्ड कोरॉइड में होगा, और हमारा लास्ट फोर्थ आइरिस में होगा। ये हमारा कितने 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट कहाँ है हमारा, डीसिटी ऑफ नेफ्रॉन में होगा, डीसिटी ऑफ नेफ्रॉन थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ एनले, सातवां हो गया। आठवां हमारा क्या है, गोनॉड्स में होएगा, जर्मिनल एपिथेलियम, इसी वजह से बोलेंगे इसको, सॉरी जर्मिनल एपिथेलियम किसको बोलते हैं हम लोग, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम, गोनाड, टेस्टिस, ओवरी, क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म स्पर्म एंड एग, सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कलेक्टिंग डक्ट, समाप्त। अब इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। द कोलमनर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। अब आप कहो भैया एनसीईआरटी को तो सिलेंडर की स्पेलिंग भी नहीं आती, सी से होती है, एस से लिख दी, नहीं। सिलेंडर मतलब क्या होता है, टॉल एंड सिलेंडर शेप, या फिर हमारा टॉल एंड थिन, हमारे लंबी और पतली क्या होंगी हमारी, सिलेंडर का मतलब होगा। तो सिंगल लेयर क्या है, टॉल और सिलेंडर सेल्स हैं, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा आगे इनके न्यूक्लियस के बारे में। फ्री सरफेस में है माइक्रोवेलाई, जो फ्री सरफेस है इसके पास हो सकती है माइक्रोवेलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करती हैं, हेल्प इन सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होगी, और सेक्रीशन ऑब्जर्प्शन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, ये नेक्स्ट लाइन है cuboidal cells bear cilia and their free surfaces they are called ciliated epithelium। इसमें से एक पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ciliated epithelium है वो जो हमारा क्यूबॉइडल वाला सिलेटेड एपिथेलियम है, यहाँ पे क्यूबॉइडल लिखा है ना, क्यूबॉइडल वाला, तो क्यूबॉइडल वाला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पे होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होएगा। क्यूबॉइडल वाला कहाँ होगा हमारा, कलेक्टिंग डक्ट में होएगा। क्यूबॉइडल वाला कहाँ होगा, कोलमनर वाला अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सिलेटेड एपिथेलियम, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस इन स्पेशल डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। हमें पता है सीलिया कैसे चप्पू की तरह काम में आते हैं, ये माइक्रोवेलाई की तरह एब्जॉर्प्शन नहीं करते, जबकि ये चप्पू की तरह सामान जो है उसको आगे करने में, या फिर खुद को कोई किसी पैरामीशियम में हो गया तो वो उसको हमारा आगे बढ़ाने में, लोकोमोशन के अंदर, या फिर फूड के पार्टिकल्स को पास लाने के अंदर भी काम कर सकते हैं। आसपास के फ्लूइड को भी मूव करा सकते हैं और खुद के सेल को भी मूव करा सकते हैं, बट यहाँ पे तो सेल फिक्स्ड है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सीलिया है ये हमारे जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे म्यूकस और हमारा म्यूकस को हमारा खाली कराने में काम में आता है, और ये मेनली प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो कि मेन एग्जांपल्स है ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे एक आप एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल ऐड कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ होता है, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो हमारा हॉलो ऑर्गन्स वाली पॉइंट तो आपको याद रखना ही है, हॉलो ऑर्गन्स। तो हमने कोलमनर एपिथेलियम को भी मेमोराइज कर लिया, आपने दिमाग में समझ भी लिया है कि जो कोलमनर एपिथेलियम है उसकी क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, थिन सिलेंडर सेल्स होंगी। इसका न्यूक्लियस क्या होगा, बेस पे हमारा सिचुएटेड होएगा। और एक्स्ट्रा पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है अभी। फ्री सरफेस में है माइक्रोवेलाई, इसके ऊपर जो फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस जो हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी हो सकती है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में भी हो सकती है, उसके ऊपर माइक्रोवेलाई हो सकती है, कोई पक्का नहीं है, जैसे क्यूबॉइडल में भी हमारा पीसीटी में ही थी, ठीक है। तो हमारा माइक्रोवेलाई हो सकती है, और सीलिया एंड देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलेटेड एपिथेलियम। ये तो सिलेटेड वाला है, सेक्रीशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, कहाँ पे होता है, मेन एग्जांपल्स हमारा इनर लाइनिंग ऑफ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हमारा कहाँ पे स्टमक। और अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हमने ऊपर एग्जांपल्स याद करे थे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पे, जहाँ पे हमने पेरोटोनियम भी पढ़ा था, लाइनिंग ऑफ गट, और हमने क्या पढ़ा था, हमारा आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन भी पढ़ा था। स्टमक नहीं बोल सकते पर गट तो बोल सकते, तो फिर स्टमक नहीं, हम लोग इंटेस्टाइन का याद कर लेते हैं, ठीक है, स्टमक का आई एम नॉट श्योर।
ठीक है। Bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. इनका फंक्शन क्या है हमारा, मूव करना सिलेटेड एपिथेलियम का, क्यूबाइडल वाला, ये भी आपको इधर से याद करना होगा। सिलेटेड एपिथेलियम का क्या है, देयर मेन फंक्शन इज टू मूव द म्यूकस फ्रॉम द सेल्स, जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो सके। अगर मान लो म्यूकस है तो अगर वो एब्जॉर्प्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कराने दे रही है, अगर वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, उसको हटाने के, ट्रैकिया में हमारा हो सकता है म्यूकस जमा हो जाए, तो उसको हटाने के अंदर गैसेस का हमारा ट्रांसपोर्ट हो सके ढंग से, तो हॉलो ऑर्गन्स में जैसे कि ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स में हमारा सिलेटेड वाली होगी। अब हम कॉलमनर एपिथेलियम की डिटेल हम पढ़ लेते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ चुके हैं, एक बार सिंपल स्क्वेमस और इसके एग्जांपल्स हम बोलते हुए चलते हैं। आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, बोमन्स कैप्सूल पोडोसाइट वाली, एल्वियोली ऑफ लंग्स, न्यूमेटोसाइट 1, ठीक है, एयर सेक्स ऑफ लंग्स होएगा, कवरिंग ऑफ सीलो मेसोथीलियम, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स एंडोथीलियम, एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट, thin part of the loop of Henle, peritoneal lining of duct, simple cuboidal epithelium follicle of thyroid gland, secretory हमारा secretion unit of हमारा secretory unit of sweat glands, type 2 nematocytes, acini of pancreas। देखो दो एग्जांपल्स, तीन एग्जांपल्स तो उल्टे ही हैं उसके सिंपल स्क्वेमस के। thick part of the loop of Henle, DCT of nephron, आई के अंदर हमारा चार पार्ट है, आयरिस हो जाएगा, कोरोइड हो जाएगा, सिलेरी बॉडी हो जाएगा और हमारा एपिथेलियम ऑफ रेटिना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जर्मिनल गोनाड से सबको याद रहेगा कि जो हमारे स्पर्म्स और एग्स हैं क्यूबॉइडल के ही, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स के ही हमारे डिवीजन से बनते हैं। सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कलेक्टिंग डक्ट, खत्म। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस बेसल होता है और इलोंगेटेड होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने बोला था कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या है हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है हमारा बेसल है और क्या है हमारा इलोंगेटेड है। नाउ द न्यूक्लियस इज बेसल एंड इलोंगेटेड, ये हमने मतलब एनसीईआरटी में तो पढ़ ही लिया था, बट इलोंगेटेड वाला पार्ट नहीं है। इलोंगेटेड होएगा, खिंचा हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने किसी सेल को उसको पकड़ के खींच दिया है तो उसका न्यूक्लियस भी साथ में खिंच जाएगा। ऐसे इमेजिन करिए, जस्ट मान लीजिए एक कोई जेली से बनी हुई है पूरी सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस सब जेली से बना हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो खींचेंगे उस सेल को तो वो लंबी हो जाएगी, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट हो जाएगा, बेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो फिर लीवर, बाइल डक्ट एंड यूटेरस, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होएगा, लीवर पे, बाइल डक्ट पे और यूटेरस पे प्रेजेंट होएगा। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर जहाँ पे हमारा ब्रश बॉर्डर कॉलमनर मतलब जहाँ पे माइक्रोविलाई होंगे इसके अंदर, उसको ब्रश बॉर्डर बोलेंगे, ये गॉल ब्लैडर में होता है। हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग बाइल जूस। अब हमने बताया कि एनसीईआरटी ने बताया था कि कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर माइक्रोविलाई हो सकता है, कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो माइक्रोविलाई होएगा इसको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलेंगे। यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, कॉलमनर के ऊपर, तो कॉलमनर, ये वाली कॉलमनर एपिथेलियम को, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलेंगे। और ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वो क्या करेगा हमारा जो बाइल जूस है उसको कंसंट्रेट कराने में काम में आएगा। तो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम यूनिसेलुलर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो यूनिसेलुलर होता है कॉलमनर एपिथेलियम ही होता है। यूनिसेलुलर जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड, वो क्या होते हैं हमारे गॉबलेट सेल्स, वही हमारी कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं। स्टमक में होता है, कोलोन में होता है और रेक्टम में होता है हमारा ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। कहाँ कहाँ होता है, स्टमक में, कोलोन में, रेक्टम में। कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्टमक क्या है हमारा, हमारा वही है, स्टमक हमारा क्या है, पेट है। हाँ, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। अब देखो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम मतलब उसके अंदर ग्लैंड वाली हमारी चीजें आ गई, ग्लैंड वाली प्रॉपर्टीज आ गई। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर मतलब ग्लैंड वाली चीजें तो हैं ही उसके अंदर, प्लस माइक्रोविलाई है। बिटवीन दीज गॉबलेट सेल्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। हमने देखा कि गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब कॉलमनर एपिथेलियम ही तो है, बट ब्रश बॉर्डर के बीच में भी हमारी कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होगा ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, हमने बोला कि हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में और स्टमक के अंदर।
ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम होएगा, वह वो कौन सा होएगा हमारा ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम में होएगा हमारा। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे होएगा हमने देख लिया, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम देखा नहीं, अभी देखेंगे। फेलोपियन ट्यूब में होएगा, फेलोपियन ट्यूब में होएगा। अब हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक हॉलो ऑर्गन है। यहाँ पे हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब, एनसीईआरटी से कनेक्ट कर लीजिए। फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होएगा हमारा कौन सा, कॉलमनर वाला, कॉलमनर वाला फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होएगा। एपिडाइमल एपिथेलियम, एपिडाइमल एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होगा, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब में। एपेंडाइमल एपिथेलियम का कंडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब एपेंडाइमल एपिथेलियम, जो एपेंडाइमल एपिथेलियम है वो भी क्या होता है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, एपेंडाइमल एपिथेलियम है। ये इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल है हमारे। अब क्या है, वेंट्रिकल बोलो, हार्ट, ब्रेन, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप हमारा नर्वस सिस्टम वाला जब चैप्टर देखेंगे, हमारी वीडियो अभी आने वाली है, जब थोड़ी आएगी प्रोसेस में, तो ये जो हमारा जो ब्रेन होता है, इसके भी हमारे क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, और वहां पे कैविटी की लाइनिंग में हमने बताया लाइनिंग करता है, तो लाइनिंग करने का काम है इसका। एपेंडाइमल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और वो जो सीलोम होता है, वो जो कैविटी होती है, उसके अंदर क्या भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये कंडक्शन कराता है, क्योंकि सिलेटेड है, क्या कराएगा, कंडक्शन कराएगा आसपास के फ्लूइड का। और ये जो फ्लूइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। हमारा ब्रेन कुछ 1.5 किलो करीब का है, तो 1.5 किलो का ब्रेन को हम लोग कम मतलब कम फील करते हैं, क्योंकि 1.5 किलो अगर होता तो हम ऐसे मुंडी हिला नहीं पाते अपनी आराम से, मतलब कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होता ना, तो ये कम कर देता है। सॉरी, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स को होएगा कंडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर कहाँ पे होएगा, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर कहाँ होगा। स्टीरियोसिलेटेड मतलब क्या हो गया कि सीलिएटेड तो है बट स्टीरियोसिलेटेड है, मतलब ये थोड़ा ऐसे रफ सिलेटेड है, ऐसे सीलिया ढंग से नहीं निकले हुए, स्टीरियोसिलेटेड है। एपिडाइमस वास्ट डिफरेंस मैक्यूला एंड क्रिस्टा, मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर, ठीक है। मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग हटा देते हैं, नन पे कर देते हैं, और इसका हमारा कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। ये तो हमारा स्टीरियोसिलेटेड जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, उसके अंदर क्या होता है हमारा, एपिडाइमस, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है ना, ये ड्राइंग बनी हुई है, ये ड्राइंग बनी हुई है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का, ठीक है। सीलिया तो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कुछ टाइप का सीलिया होएगा। माइक्रोवेलाई ऐसा होएगा, ऐसे फिंगर लाइक, ठीक है, ठीक है। तो सीलिया ऐसा है और स्टीरियोसिलेटेड ऐसा होता है। कॉलमनर वाली कैरेक्टरिस्टिक होएगी, बेस पे होएगा इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कहाँ होएगा, एपिडाइमस में होएगा। ये एपिडाइमल एपिथेलियम है, ये क्या है, एपिडाइमस। वास्ट डिफरेंस हमें पता है, वास्ट डिफरेंस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए। मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर, मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर, मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर में प्रेजेंट होगा, मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर में प्रेजेंट होगा, ईयर के पार्ट्स हैं। स्टीरियोसिलेटेड के एग्जांपल्स पढ़ लिए। तो हमारा जो कॉलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट वाला पार्ट समाप्त होता है। इसको हम लोग एक बार और एनसीईआरटी प्लस हमारा ये वाला, इसको पूरा टोटली हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसको आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला पॉइंट हमने एनसीईआरटी वाला उठाना है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये क्या है, सिलेंडर सेल्स है, एस वाला सिलेंडर सेल्स है, थिन वाले हैं, और क्या है, लॉन्ग है। इनका सेल क्या हो, इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस पे सिचुएटेड होता है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरी हमारी खुद की लाइन क्या है, मतलब मेरी खुद की लाइन नहीं, बुक्स की लाइन क्या है, जो एक्स्ट्रा बाहर की बुक्स है उनकी लाइन क्या है कि ये क्या है, हमारा इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है इनका, ठीक है। इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और बेस पे सिचुएटेड होता है। हमारा तीसरा क्या है, ये क्या कर सकता है हमारा, इसके अंदर माइक्रोविलाई हो सकती है, ये तीसरी लाइन है, इसके अंदर देखते जाइए आप एनसीईआरटी में, वही सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे क्या है इसके अंदर
माइक्रोवेलाई हो सकती है। माइक्रोवेलाई कहाँ होंगी? गॉल ब्लैडर में होंगी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होएगा। ठीक है, माइक्रोवेलाई क्या हो सकती है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होएगा, गॉल ब्लैडर में होएगी, जो कि हेल्प करेगा हमारा कंसेंट्रेटिंग ऑफ बाइल जूस की कंसेंट्रेशन में हेल्प कराएगा। है, और कहाँ हो सकता है हमारा? सोचेंगे ब्रश बॉर्डर, और कहाँ हो सकता है हमारा? ग्लैंडुलर वाले में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होएगा? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट होएगा, और हमारा एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में मदद कराता है। ठीक है, बट मेन फंक्शन किसका है? सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल सेल्स का। वेरी गुड। ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स हो गया। अब इसका ये जो सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर फॉर्म, अभी हम ये वाला जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है ना, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे। तो हमारा ग्लैंडुलर कोलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ है? हमारा यूनिसेलुलर जो है हमारा, इसका एग्जांपल है ग्लैंडुलर कोलमनर एपिथेलियम का एक एग्जांपल है यूनिसेलुलर। अगर ग्लैंड है ये वाला, अगर कोलमनर एपिथेलियम यूनिसेलुलरली अगर प्रेजेंट है कहीं पे, तो वो क्या है हमारा? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। गॉबलिन सेल नहीं, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, ये क्या है हमारा? प्रेजेंट है। मतलब ये हमारा क्या है? गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होता है। ये एक ग्लैंड का एग्जांपल है, मतलब ये एक ग्लैंड का भी रूप लेता है हमारा गॉबलेट सेल्स के फॉर्म में। और कहाँ होता है हमारा? स्टमक के अंदर होता है, रेक्टम के अंदर होता है, कोलॉन के अंदर होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। कोलॉन भी, रेक्टम भी, और स्टमक तो हमारा अलग से स्टमक होता है। अब इसका और एक और मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा, तो डायरेक्टली हम इसके हमारे नोट्स के हिसाब से चलेंगे। तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड क्या है हमारा? ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर मतलब ग्लैंड्स का भी मतलब सेक्रीशन भी कर रहा है, ब्रश बॉर्डर है मतलब एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? जो हमारे वो है डिओडेनम, जिजुनम और इलियम में हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है और थोड़ा बहुत सेक्रीशन भी होता है। हमारा ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कहाँ होएगा? कोलमनर एपिथेलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और हो सकता है ये जो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है यहाँ पे इनके बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हो, गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हो। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम हमने देखा, जो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्रेन की वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में कैविटी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और हमारा एपिडाइमल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा आपको दिखाने में दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है, और एपिडाइमिस में होता है, वास्ट डिफरेंस में होता है मैक्यूला एंड क्रिस्टा ऑफ ईयर में। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्ट डिफरेंस आप याद कर सकते हैं। स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर, वास्ट डिफरेंस में क्या होता है? स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर। एनसीईआरटी पे बैक टू एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, अब कुछ ग्लैंडुलर वाला डिस्कशन कर लेते हैं। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर ग्लैंडुलर हमारा क्यूबॉइडल वाले का एग्जांपल सुन लिया, बट हमारा जो ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल और हमारा ग्लैंडुलर और कॉलमनर है, वो दोनों हमारा क्या है इसके अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को यहाँ से रेफर कर लेना है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि किसी भी ग्लैंड को यूनिसेलुलर कब बोलेंगे और मल्टी सेलुलर कब बोलेंगे। ठीक है, किसी भी ग्लैंड को एक क्लस्टर ऑफ सेल्स का फिर एक गुच्छा कब बोलेंगे, और एक यूनिसेलुलर सेल्स किसको बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि अगर एक सेल है जो कि नॉन ग्लैंडुलर है, यहाँ पे ये वाली सेल क्या है? नॉन ग्लैंडुलर है। ये वाली भी सेल क्या है? हमारी नॉन ग्लैंडुलर है, ये आप देख रहे हो ये वाली सेल। बट यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या है? हमारा सब्सटेंस बन रहा है। तो ये वाली सेल क्या हो गई? ग्लैंडुलर हो गई, सेक्रीशन होने वाला है इसका। ये वाली सेल पे कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा, मतलब क्या है हमारी ये क्या है? हमारी नॉन ग्लैंडुलर है, और ये वाली क्या है? ग्लैंडुलर है। तो हम देख रहे हैं अल्टरनेटिवली एक सेल छोड़ के एक सेल, या फिर एक सेल फिर कुछ सेल छोड़ दी हमने, नॉन ग्लैंडुलर हो गई।
फिर एक सेल। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूनिसेलुलर। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद करना है मेन, वो क्या है, हमारी गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट करती हैं। ठीक है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कॉलमनर ग्लैंडुलर वाला है, कहाँ पे, ब्रश बॉर्डर्ड भी और हमारा ग्लैंडुलर वाला भी। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर के बीच बीच में हो सकती है, हमने पढ़ा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार और, क्लिक हो जाएगा आपको, बिटवीन दीज गॉबलेट सेल्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, मजा आया। एंड मल्टी सेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। एंड जो मल्टी सेलर होती हैं वो क्या करती हैं, कंसिस्ट कर रही होती है क्लस्टर ऑफ सेल, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया। ये सब क्या होता है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। अब आप बच्चों को पता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, बेस्ड ऑन द सेक्रीशन मेथड। क्या सेक्रीशन मेथड है, अब देखो, जो एनसीईआरटी में पहले लिखा है वो पहले याद कर लो, एंडो जो बाद में लिखा है वो बाद में याद कर लेना। तो ये एक टाइप की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूजन रहता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में कि कौन सा डक्ट यूज करता है, कौन सा डक्ट लेस होता है। तो ऑन द बेसिस द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सेक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रीट म्यूकस, सलाइवा, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cells product. These products are released through ducts or tubes. ठीक है, ये क्या होता है, डक्ट्स और ट्यूब्स। आपको याद करना है, म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयरवैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डक्ट्स और ट्यूब से हमारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ईयर का वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, म्यूकस हो गया, म्यूकस गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये हो गए हमारे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एनसीईआरटी में पहले दिया एक्सोक्राइन, वो क्या है हमारा, डक्ट से रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा है वो क्या करता है, डक्ट यूज नहीं करता। जिस फ्लूइड में वो नहा रहा होता है उसी के अंदर ही अपना सेक्रीशन क्या कर देता है, निकाल देता है, सेक्रीशन हमारा फेंक देता है, उसी के अंदर ही रिलीज कर देता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट ही नहीं होती। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, हार्मोन्स होता है, आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो फ्लूइड इसको नहला रहा होगा उसी फ्लूइड के अंदर ये क्या कर देगा, अपना सिलेक्शन सेक्रीशन क्या कर देगा, हमारा रिलीज कर देगा एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इन दोनों ग्लैंड्स, इन दोनों प्रकार के हमें एग्जांपल पता का मतलब बताएगा एग्जांपल हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाला नोट्स। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हमने देख लिया। हाँ ठीक है, तो एक्सोक्राइन के एग्जांपल आप अभी याद कर लीजिए, जो हमारे इसमें लिखा है, सलाइवा हो गया, ईयरवैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। अब कंपाउंड एपिथेलियम पे आ जाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मतलब मल्टी लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है ये क्या है, मल्टी लेयर से बना हुआ है, क्या मतलब बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ है, मल्टी लेयर से बना हुआ है ऑफ सेल्स, एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन, और इसका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। मान लीजिए एक सेल है, इसके पीछे कोई एक लेयर है, इसके पीछे कोई ग्लैंड है, तो ये अपनी क्या है, डक्ट इसके आर पार भेज देगा और सेक्रीशन करा देगा, या फिर इससे क्या कर देगा, इससे पहले रिलीज कर देगा, वो डिफ्यूज करके आर पार चली जाएगी। अगर पतली लेयर है, दो लेयर हुई तो उसको और मुश्किल होगी, तीन लेयर हुई, चार लेयर हुई, पांच लेयर हुई, छह लेयर हुई, तो उसको क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसका बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, बट मेन रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन में, मतलब ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress। ठीक है, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब मान लीजिए ये मैंने ऐसे किया, तो इतने में आपकी स्किन, अगर स्किन फटी क्यों नहीं, ठीक है, ऐसे करने से स्किन फट जानी चाहिए थी, अगर हमारा कनेक्टेड कंपाउंड एपिथेलियम नहीं होता, हमारी लेयर्स नहीं होती, इतने पे हमारी स्किन फट जानी चाहिए थी, बट नहीं फटी।
क्यों? क्योंकि हमारा कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। केमिकल डैमेज, इतने लाखों हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी स्किन पे, शैम्पू कर रहे हैं या फिर क्रीम लगा रहे हैं, कितने केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब क्या है, हमारी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं इससे डैमेज भी होती हैं, ठीक है। तो उससे वो भी हमारा उससे बचाता है। तो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारा क्या करता है, बचाता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड जहां पे भी आ गया, मल्टीलेयर सोच लो। और क्या है हमारा, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे कवर द ड्राई सर्फेसेस ऑफ द स्किन। अब क्या करता है ये मेन फंक्शन, दे प्रोटेक्ट द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts, ठीक है। तो इस लाइन को आपको ढंग से अंडरलाइन कर लेना है। ये सब ग्रीन से किया, उतना ज्यादा मेन नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है और ये हमारे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स, ठीक है। तो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन मतलब एपिडर्मल, जो भी आप मान लीजिए आप किसी भी फेदर्स देख रहे हैं किसी बर्ड के, ठीक है, फिश के स्केल्स देख रहे हैं, तो ये जो है, ये एपिडर्मिस की क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। जो स्किन होती है उसकी आउटर सरफेस जो होती है स्किन, उसके हमारे मॉडिफिकेशन। तो एडी पे क्या होता है हमारा, ड्राई सरफेस होती है बहुत ज्यादा। तो जहां जहां आपकी ड्राई सरफेस होगी वहां पे क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम होएगा। मॉइस्ट सरफेस पे भी एपिथेलियम हो सकता है, जैसे मॉइस्ट सरफेस पे भी हमारा कंपाउंड एपिथेलियम हो सकता है, जैसे कि पूरा बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स। जो सलाइवरी डक्ट्स है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हमने एक और जगह पढ़ा था, एक और बार हम लोग कर लेते हैं उसको रिवाइज। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हमने पढ़ा था, हमने बोला था सेक्रीशन, और क्या बोला था, कंपाउंड एपिथेलियम। याद आ गया हमको कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका मेन हमारा फंक्शन क्या है, सेक्रीशन। ये कहाँ पाया जाएगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में। और हमारा कहाँ पाया जाएगा, हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में पाया जाएगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic ducts, ठीक है। तो inner lining of salivary gland, duct of salivary gland और pancreatic duct की जो inner lining है उस पे पाया जाएगा, ठीक है। तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स पे, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा हमारा क्वेश्चन। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट पे कौन होता है भैया, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। तो ये हमने याद कर लिया। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। बहुत कम इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, ये भी कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, बट उतना कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है कि इसके अंदर से हमारी क्या ना पास हो सके, हमारा बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, सॉरी उतना नहीं, वो आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है क्योंकि एपिथेलियम है, तो ये भी नॉन वेस्कुलराइज्ड होएगा। तो ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स, सभी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। अब आपको तब से इतना ये सब इंडिविजुअल सेल के जंक्शंस क्यों नहीं बताए जा रहे थे, क्योंकि मल्टीलेयर नहीं आई थी। अब मल्टीलेयर आ चुकी है, ठीक है। तो उससे पहले सेल जंक्शन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम को जरा सा पढ़ लेते हैं, जरा सा टच कर लेते हैं। टच क्या, ढंग से टच कर लेंगे इसको। आ जाते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। अब हम लोग स्यूडो स्ट्रैटिफाइड तो कर लेंगे, एक मिनट। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो एक बार हम लोग क्या, जो सिंपल एपिथेलियम है उसका एक और प्रकार होता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अब स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो मतलब झूठा, झूठा, झूठा। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब झूठा, स्ट्रैटिफाइड, झूठा नॉन स्ट्रेचेबल, झूठा नॉन स्ट्रेचेबल। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब झूठा कंपाउंड। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। ये कॉलमनर एपिथेलियम का एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जो कि कंटेन करता है लॉन्ग और शॉर्ट सेल्स दोनों एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों लॉन्ग और शॉर्ट सेल्स क्या करता है, कंसिस्ट करता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई लंबी सेल है तो उसका बेस भी थोड़ा सा, उसका बेस उसके लिए तो इतना होगा। मान लीजिए ये पूरी मेरी फिंगर एक कॉलमनर एपिथेलियम है और एक ये इतनी सी हमारी क्या है, एक शॉर्ट सेल है। तो इसके लिए मान लीजिए बेसल ये है, ठीक है, इधर इधर है बेसल, इसके लिए इधर मान लीजिए ये बेसल है, बट इसके लिए जो बेसल है वो इधर है।
तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस के लेवल्स में डिफरेंस आ गया ना। तो न्यूक्लियस इन बोथ द सेल्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेवल, सो इट अपीयर्स बाय लेयर्स बिकॉज फ्यू सेल्स आर टू शॉर्ट टू रीच द टॉप सरफेस but cells are present on single basement membrane, so it is unilayered। अब हम बताओ कि इसको कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे, इसको कंपाउंड इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारा अकर हो रहा है। इसकी सारी लेयर्स जो सारी जो सेल्स है, लेयर्स की तो बात ही नहीं करो, एक लेयर ऑफ सेल्स है जो वो क्या है हमारा एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्लेस्ड है। चाहे उनका, अब इसको स्यूडो भी बोल रहे हैं, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो एक सेल है वो लंबी है, एक सेल छोटी है, एक सेल फिर लंबी है और एक सेल फिर लंबी है, फिर छोटी है, फिर लंबी है। तो ऐसे जो सेल्स है वो छोटी लंबी है और न्यूक्लियस के जो लेवल है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बाई लेयर्ड है, इट अपीयर्स टू बी बाई लेयर्ड बट इट इज नॉट बिकॉज ऑल द सेल्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, यूनिलेयर्ड है और इससे हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड हमारा क्या हो गया ये हमारा बता दिया। अब इसके अंदर भी मान लो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ये कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है, हमने देख लिया। अब इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाए, मतलब अगर ये भी ग्लैंडुलर बन जाए, सीलिएटेड बन जाए, मतलब सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या हो गया, सीलिया भी प्रेजेंट, ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चेम्बर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होएगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चेम्बर, ट्रैकिया में, ब्रोंकियल्स में। ट्रैकिया में म्यूकस कहाँ से आएगी, इधर से ही तो आएगी बॉस, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होएगा। सीलिया कहाँ से आएगा ट्रैकिया के अंदर, म्यूकस को हटाने के लिए, गॉबलेट सेल्स वाली म्यूकस को हटाने के लिए कहाँ से आएगा हमारा, यहीं पे होएगा स्यूडोस्ट्रैटिफाइड हमारा सीलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ब्रोंकी होएगा। तो ये हमारी सॉरी ये हमारी क्या हो गया, हमारा एग्जांपल्स हो गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको आप रीड कर सकते हैं कि सीलिया, गॉबलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चेम्बर, ट्रैकिया, ब्रोंकियल, ये सब हमारा एग्जांपल्स हैं। स्यूडो सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, ये हमारे स्यूडो सीलेटेड एपिथेलियम का डायग्राम है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम को हमने पढ़ लिया है एनसीईआरटी के बेसिस पर, हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं एनसीईआरटी में, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बहुत कम दिया हुआ है। कंपाउंड एपिथेलियम का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस तो कर लिया है, बट हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है। इसको हटा दो, ये कुछ भी लिखा हुआ है, अभी इसको नहीं पढ़ना। कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पे, स्ट्रेचेबल एबिलिटी के बेसिस पे हमने दो प्रकार में डिवाइड कर दिया है। एक ट्रांजिशनल जो कि क्या है, स्ट्रेचेबल है, और एक नॉन स्ट्रेचेबल जो कि क्या है, स्ट्रेचेबल नहीं है। एग्जाम्पल हमको मेनली कौन से याद करने हैं, मेनली कौन से याद करने हैं एग्जाम्पल, हमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल याद कर लो। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी का क्या है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। और दूसरा कौन सा है हमारा, कि ये बकल कैविटी हार्ड सरफेस पे प्रेजेंट होएगा, बकल कैविटी और फेरिंग्स में प्रेजेंट होएगा ठीक है, मॉइस्ट सरफेस। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल, अब ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसका एक और नाम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या नाम है, यूरोथीलियम। यूरोथीलियम तो भैया ये तो हमारा थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम से नाम मिलता जुल रहा है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से इसका कोई लेना देना है क्या, बहुत बड़ा लेना देना है। अब इसके थोड़े सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इसकी इनविजिबल हो जाती है। स्ट्रेचिंग के वक्त इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को तो छोड़ो, इनकी सेल्स के खुद के स्ट्रक्चर ही विजिबल नहीं होते, सब फ्लैट हो जाती हैं, सेल सारी की सारी फ्लैट हो जाती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जब ये कितनी लेयर से बना होता है, 4 to 6 लेयर। इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैसी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की क्यूब लाइक, और इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए हमारा, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ाया होता बट ये नीट में क्वेश्चन आ सकता था, कैसे आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखो क्यूब लाइक सेल्स बनी हुई है, ये देखो ये देखो क्यूब लाइक सेल्स बनी हुई है, ये देखो क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले के बारे में नहीं दिया हुआ, तो देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बनी हुई है,
ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी, तो ये क्या है, ये डायग्राम से भी तो पूछ सकता है नीट वाला तो, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी नहीं पता था, लिखा हुआ था, तो अपन लोग ढंग से पढ़ते हुए चलते हैं। 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। इनर मोस्ट क्या है, क्यूब लाइक सेल्स हैं। मिडल क्या है, 2 to 4 पॉलीहेड्रल सेल्स, अम्ब्रेला शेप्ड, पियर शेप्ड, आउटर मोस्ट 1 or 2 लेयर्स आर ओवल शेप, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर क्या है, क्यूब लाइक सेल्स हैं। सेकंड, मिडल क्या है, 2 to 4 लेयर जो होती है हमारी, वो क्या होती है, पॉलीहेड्रल, पियर, नाशपाती खाया है, नाशपाती जैसी होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, पियर शेप्ड होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट 1 or 2 लेयर्स आर ओवल शेप, जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं, जो 1 or 2 लेयर, वो कैसी होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं। और ये जो है शेप किसी भी काम की नहीं है। जैसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होगा तब क्या होगा, ये सारी रेस्ट पोजीशन की ही सारी शेप्स हैं, जैसे ही स्ट्रेच होगा सारे शेप्स गायब, फ्लैटेंड हो जाएंगे। cells are interconnected by interdigitation सेल जंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं, बस देख लीजिए कि इंटरडिजिटेशन सेल जंक्शन से इनकी जो सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई सेल जंक्शन नहीं होगा, और भी सेल जंक्शन होंगे, बट इंटरडिजिटेशन सेल जंक्शन हमारा क्या है, इनमें प्रेजेंट होता है मेनली, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको इंटरसीलिएटेड डिस्क भी बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन सेल जंक्शन। ये क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है, एज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पे ही हमने किया है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमने बोला था भैया ये थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारा क्या करती है, ताल्लुक रखती है। तो क्या है, रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। फीमेल की तो बात ही नहीं हुई, ट्रांजिशनल एपिथेलियम फीमेल में तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम फीमेल के मेल यूरेथ्रा, मतलब जो फीमेल का यूरेथ्रा है उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। प्रॉक्सिमल मतलब पिछड़ा हुआ, पहले वाला पार्ट। तो हमारा मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें से हमारा ये क्या है, फिंगर जो है मेरी, मान लीजिए वो हमारी पूरी वो है, यूरेटर है, तो ये सॉरी यूरेथ्रा है, तो ये हमारा जो यूरेथ्रा है, सॉरी यूरेथ्रा तो वो है ना जिससे यूरिन पास होती है, तो यूरेथ्रा है, तो उसका जो यूरिनरी ब्लैडर को भूल जाइए, यूरेथ्रा है, टेक माय वर्ड पे, यूरिनरी ब्लैडर को भूल जाइए अभी। यूरेथ्रा जो है जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन है उसको पास होना है यूरेथ्रा से, तो उसका जो हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, वो क्या है हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट, वो किससे बना होता है, वो हमारा किससे बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। रीनल पेल्विस किससे बना होता है, किडनी का, वो किससे बना होता है हमारा, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। यूरेटर किससे बना होता है, यूरेटर हमारी जो वायरिंग की बात कर रहे हैं, यूरेटर वो किससे बना होता है हमारा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है। यूरिनरी ब्लैडर किससे बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इन सब चीज़ों का एक रीज़न है, यहाँ पे स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए होती है। क्यों, मान लीजिए किसी भी आदमी को या फिर किसी भी फीमेल को, मेल को यूरिन आई, तो उसको 2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम मिलना चाहिए वो तो मिलना चाहिए ना, वरना अगर यूरिन आएगा फिर वो तो पास अवे हो जाएगा, अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं हुआ, अगर उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं हुई, जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरा हो तो पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, ये अपना जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो दिखाना चालू करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर फूलने लग जाता है, मतलब एक्सपैंड करने लग जाता है। और जैसे ही ये हमारा एक्सपैंड करता है, ये क्या करता है हमारे, जैसे ही एक्सपैंड करता है, तो ये जब एक्सपैंड करता है तो इस पे, इसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भैया आपको यूरिनेट करने जाना होगा, मिक्चुरेट करने जाना होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया हमारा। तो यूरिनरी ब्लैडर देख लिया हमने, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा देख लिया। अब यहाँ पे ये सेल कैसी होती है, ठीक है, तो ये हमने दिखाया डायग्राम बना के कि ओवल शेप्ड होती है, ये पियर शेप्ड होती हैं 2 लेयर्स, और लास्ट में हमारी क्यूबॉइडल शेप्ड होती हैं। ये अंडरलाइनिंग कनेक्टेड टिश्यू है, खिंचने के बाद कुछ भी शेप नहीं पड़ता, सारी फ्लैटेंड शेप हो जाती हैं, अंडरलाइन कनेक्टेड टिश्यू। अब नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, शेप ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर।
ठीक है। तो ये जो जो शेप ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल के बेसिस पे हमारा जो नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का या फिर नॉन स्ट्रेचेबल वाले एपिथेलियम का, वो क्या है हमारा रख दिया गया है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो गया, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो गया। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? क्यूबॉइडल और कॉलमनर शेप की होती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, तो तब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है हमारी? क्यूबॉइडल और कॉलमनर होती है। क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल और कॉलमनर होती है। दिस इनर मोस्ट लेयर डिवाइड टू फॉर्म द आउटर लेयर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो डिवाइड करती है टू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द एपिथेलियम। तभी इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिवम बोलते हैं। जर्मिनेटिवम, क्योंकि ये और भी हमारे जो दूसरी लेयर्स होती हैं ऊपर वाली, उनको क्या देती है? जन्म देती है। मिडल लेयर क्या होती है हमारी? पॉलीगॉन शेप की होती है, ईयर शेप की भी बोल सकते हैं। इनर इंटरकनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स विच प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। अब हमारा ये स्ट्रेचेबल नहीं है, तो डेस्मोसोम क्या करेगा हमारा? डेस्मोसोम आगे जाके अभी हम देखेंगे, डेस्मोसोम देखेंगे आगे जाके, वो क्या करेगा? ऐसे पकड़ा रहेगा फाइबर्स से, दोनों फेब्रिल से, वो क्या करेगा? सेल्स को पकड़ा रहेगा और रिजिड बनने में हेल्प करेगा। तो हमारा इंटरडिजिटेशन क्या है? ट्रांजिशनल में है। मेनली हमारा क्या है? डेस्मोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में। आउटर लेयर में क्या होता है? फ्लैट होती है आउटर लेयर, स्केल लाइक होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? फ्लैट होती है, स्केल लाइक। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ रहे हैं भैया। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को दो के बेसिस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए कि अगर उसके ऊपर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है तब आप उसको क्या बोलोगे? केराटिनाइज्ड, और नहीं है तब क्या बोलोगे? नॉन केराटिनाइज्ड। अब अगर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है तो हमारी सेल्स को कुछ ज़्यादा हमारा जो सेल्स अगर उसके अंदर डिपोजिशन हो गया सेल के ऊपर, तो हमारी सेल क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज डेड। मतलब जो हमारी फ्लैट स्क्वेमस वाली सेल्स दिख रही हैं आपको, वो मरी हुई दिखेंगी। न्यूक्लियस उनके अंदर एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। एपिडर्मिस ये कहाँ कहाँ होगी? एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड स्किन हमारा एंड सॉरी क्या लिखा हुआ है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में होगी, और क्या होगी? सॉरी, तो मैं रीड नहीं कर पाया थोड़ा। स्किन डेरिवेटिव्स में होंगी। स्किन डेरिवेटिव्स क्या होता है भैया? हेयर में होगी, हॉर्न में होगी, हूव्स में होगी, स्केल्स में होगी, और कहाँ होगी? हमारी फेदर्स में होगी, ठीक है। तो ये भी जो भी हो गए हमारे ड्राई पार्ट ऑफ द स्किन। इंट्यूगमेंट्स मतलब डेड पार्ट ऑफ द स्किन होता है, जो कि जिससे भी हम लोग जिससे हम बच पाते हैं। मान लीजिए इस पे कुछ पार्ट आपके हाथ में देखा होगा, कई बार हाथ में हार्ड हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो ये जैसे मेरा यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे हार्ड है, तो ये वाले पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है? इंट्यूगमेंट्स मतलब बिल्कुल ही डेड पार्ट है हमारा स्किन का, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? केराटिनाइज्ड होएगा, जिससे हमारी जो सिंपल स्क्वेमस जो स्किन है उसको हमारे क्या होएगी? हमारी स्ट्रेंथ मिलेगी। नॉन केराटिनाइज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, सॉरी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो नॉन केराटिनाइज कहाँ पे होगी? हमारी बकल कैविटी में होगी। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के पकड़ पकड़ के ला रहे हैं दूसरी बुक वाले, ठीक है। तो हमारा नॉन केराटिनाइज क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग लेयर होगी। जो हमारी केराटिन प्रोटीन है वो एब्सेंट होएगी, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होएगा। इनर मोस्ट जो इन मोस्ट जो सॉरी सरफेस ऑफ द स्किन होएगा, वहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा आउटर मोस्ट वाले पे। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होएगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, एनल कैनाल के अंदर, वजाइनल कैनाल के अंदर, ठीक है। वजाइना के अंदर क्या होगा? हमारा नॉन केराटिनाइज्ड हमारी स्क्वेमस सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ, कॉर्निया ऑफ आई में प्रेजेंट होएगा, कंजक्टिवा ऑफ आई में प्रेजेंट होएगा, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में, लिप्स के अंदर, हार्ट पैलेट के अंदर क्या होगा? हमारा नॉन केराटिनाइज्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ज़्यादातर तो ये इनर चीक्स में हो गया, लिप्स में हो गया, ये सब क्या है? हमारी बकल कैविटी का ही तो पार्ट है। लिप्स नहीं, हार्ट हार्ट पैलेट जो है बट बकल कैविटी का ही तो पार्ट है, तो बकल कैविटी में हो गया। आई के अंदर कॉर्निया, आपको मेन याद करना, कॉर्निया और कंजक्टिवा ऑफ आई में कर लो।
फेरिंग्स और ईसोफेगस, एनल कैविट, एनल वजाइना, ये सब आपको याद ही हो जाएगा। फेरिंग्स और ईसोफेगस सब हमारा बकल कैविटी, सारा हमारा एनसीईआरटी से चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, लाइनें हैं। ये कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज बस आपको याद रखना है। जो नॉन कैरेटनाइज होएगा उसकी जो आउटर सरफेस होएगी वो क्या होगी, लिविंग होएगी, फ्लैट होने के मजे होंगे। ये जो हमारी सेल्स हैं ये मॉइस्ट सरफेस पे होंगी। जो नॉन कैरेटनाइज वाली है वो सारी ऊपर वाली जो फ्लैट वाली है वो क्या होगी, डेड हो चुकी होगी। एपिडर्मिस स्किन जो भी हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, वही वाली सेल्स। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे आ जाते हैं। सेल्स ऑफ जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होगी, क्यूब लाइक, क्योंकि हमने देखा है कि इसको नाम कैसे मिला है, उसी के ऊपर मिला है। न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, न्यूक्लिएटेड होएगी और लिविंग होएगी। सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, सेक्रेटरी डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में हमने देखा था सेक्रेटरी डक्ट्स ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, जो हमारा इनर लाइनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड हमने देखा था। मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सब एनसीईआरटी से चोरी कर लिया। फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा। अब हमने देखा था कि जो हमारा मेल यूरेथ्रा है वो किसका पार्ट है, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो फीमेल यूरेथ्रा है वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, पूरा का पूरा फीमेल यूरेथ्रा किसका पार्ट है, हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। मेल यूरेथ्रा प्रॉक्सिमल पार्ट किसका है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। याद दिलाने के लिए कि जिससे आपको ये भी रिवाइज हो जाए वो भी रिवाइज हो जाए, तो पैंक्रियाटिक डक्ट के पूरा हम आपको फोल्डर स्क्रीनशॉट खींचने को दे देंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है इसकी जो हमारी ड्राइव की लिंक होगी वो भी दे दूंगा मैं आपको। आउटर मोस्ट लेयर पिलर शेप्ड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, पिलर शेप्ड होगी। ये सब मैं ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसमें से जल्दी जल्दी निकल गए, एक बार और रिवाइज कर लो। सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड पढ़ चुके हैं। मेमरी ग्लैंड नहीं पढ़ा पर हमने देख लिया। सलाइवरी ग्लैंड ये भी नहीं पढ़ा पर हमने देख लिया। सेबेशियस ग्लैंड ये भी नहीं पढ़ा, देख लिया। पैंक्रियाटिक डक्ट पढ़ चुके हैं। फीमेल यूरेथ्रा हमें इनडायरेक्टली याद हो गया क्योंकि मेल यूरेथ्रा किसमें था, ट्रांजिशनल वाले में था, वो भी प्रॉक्सिमल पार्ट। फीमेल यूरेथ्रा तो पूरा पूरा है हमारे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मेल यूरेथ्रा था प्रॉक्सिमल वाले में, तो ये ऐसे हमें याद हो गया। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, आउटर मोस्ट लेयर कैसी होगी, पिलर शेप्ड होगी। कैसी होगी, पिलर शेप्ड, बहुत सारे पिलर ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत सारे पिलर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर पिलर शेप्ड। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होगा, हमारा लैरिंक्स में, बकोफेरेंजियल कैविटी और फ्रॉग के अंदर होगा। ये हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद करने का कि जो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है वो कहाँ का प्रेजेंट होएगा, लैरिंक्स में प्रेजेंट होएगा, बकोफेरेंजियल कैविटी और फ्रॉग में प्रेजेंट होएगा। नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, एपिग्लोटिस में, यूरेथ्रा एंड ट्रांजिशनल फीमेल यूरेथ्रा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, बहुत सारा बोल दिया, सुन नहीं पाए। हाँ, अब देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पिलर शेप्ड, पिलर शेप दिखेंगे क्योंकि लंबी लंबी सेल है, सिलेंडर सिलेंडर सेल है। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होगा, लैरिंक्स में होगा, बकोफेरेंजियल कैविटी और फ्रॉग में होगा। नॉन सीलिएटेड कहाँ, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में कहाँ होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। और ये प्रॉक्सिमल की जगह डिस्टल भी आ गया। अब डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा कहाँ, किसका पार्ट है, नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, एपिग्लोटिस में होगा। एपिग्लोटिस में क्या होगा, नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। प्रॉक्सिमल मेल, अब ये रिवाइज करने के लिए है, प्रॉक्सिमल मेल यूरेथ्रा जो था वो हमारा क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फीमेल यूरेथ्रा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में था, बट डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा किसके अंदर है, हमारा नॉन सीलेटेड के अंदर है। तो ऐसे ही आप अपने जब नोट्स बनाए तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, जिससे आपको पुराना भी रिवाइज होता जाए, नया वाला आप कंपेयर करके उसको जल्दी से याद कर लें, ठीक है। तो एक बार हम एक बार इसके फोटो देख के एग्जाम्पल बताएंगे। चलो थोड़ा चैलेंज लेते हैं। स्क्वेमस नॉन कैरेटनाइज एपिथेलियम, ठीक है, जो सिंपल स्क्वेमस सॉरी सिंपल नहीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम, मतलब नॉन कैरेटनाइज मतलब मॉइस्ट सरफेस पे होएगा। सेल्स क्या होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। देखो सेल क्या है, न्यूक्लियस है, हमें तो न्यूक्लियस चमक रहा है भैया, न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। फ्लैट सेल्स हैं, बीच में क्या है, पॉलीगोनल शेप्ड है, पियर शेप्ड है, क्यूब लाइक है, ठीक है। ये क्या है, नॉन कैरेटनाइज। नॉन कैरेटनाइज इसका एग्जांपल क्या है, बकल कैविटी, बकल कैविटी है, ठीक है। बकल कैविटी में जितना नाम ले लो आप, फेरिंग्स ले लो, ठीक है, हमारा हार्ड पैलेट ले लो, ठीक है, और हमारा सॉफ्ट पैलेट नहीं होगी, हार्ड पैलेट ले लो, जो हमारी बकल कैविटी के इनर चीक्स ले लो, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, एक बार देख लेते हैं, वैसे तो अगर देखना है तो वैसे देख लेते हैं।
एक बार दिखाओ, एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। मॉइस्ट सरफेस, बकल कैविटी, फेरिंग्स देख लिया, इसोफेगस, एनल कैनाल, वजाइना, कॉर्निया ऑफ आई, कंजक्टिवा ऑफ आई, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, लिप्स, हार्ड पैलेट बकल कैविटी का पार्ट है। नॉन कैटनाइज कहाँ होगा, हेयर्स में, थॉर्न्स में, हूव्स में, ये सब क्या कहते हैं, स्किन डेरिवेटिव्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं। एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड ड्राई पार्ट ऑफ द स्किन, इंटीग्यूमेंट्स, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज। अब केराटिनाइज होएगा तो क्या होगा, सेल, अब ये नीचे वाला पार्ट नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, इस वजह से हमने क्या किया, बस ऊपर ऊपर का पार्ट, क्योंकि नीचे वाला तो सब सेम होएगा। ठीक है, नीचे क्यूबॉइडल होएगा, ऊपर पॉलीगोनल शेप्ड होएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा हमारा, ये जो है यहाँ पे केराटिनाइज होएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होएगा क्योंकि डेड सेल्स हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हमारा, हूव्स हो गया, हेयर हो गया, सब क्या स्किन डेरिवेटिव्स के अंदर होएगा। हार्ड पार्ट ऑफ द स्किन के अंदर होगा, डेड पार्ट ऑफ द स्किन मतलब एड़ी वाली जगह वाले पे होएगा, आउटर स्किन पार्ट में। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का भैया। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का हमारा क्या था, फीमेल यूरेथ्रा प्रेजेंट था उसपे, तो पूरा पूरा फीमेल यूरेथ्रा प्रेजेंट था। एक और बार देख लो चाहो तो फीमेल यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट था हमारा, पूरा पूरा कहाँ प्रेजेंट था फीमेल यूरेथ्रा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सर्टिफाइड क्यूबॉइडल देखो, फीमेल यूरेथ्रा प्रेजेंट है। पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि हमने उसमें से लिया था, सेक्रेटरी डक्ट हमारा एंशियाटिक एग्जांपल है। मेमरी ग्लैंड, सराइवली ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब क्या है हमारा एग्जांपल है। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड। अब जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड है उसके अंदर क्या होगा, सीलिया होगा, लॉन्ग सेल्स होंगी, सीलिया वाली सेल्स होंगी, इसमें सीलिया प्रेजेंट होएगा। और ये हमारा ये कॉलमनर नॉन सीलिएटेड है, ये इसके बाल नहीं होंगे, बेचारा टकला होगा। ठीक है, सीलिया सीलिएटेड वाले का एग्जांपल देख लो आप, नॉन सीलेटेड वाले का भी देख लो, सीलेटेड वाला लैरिंक्स, बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। नॉन सीलेटेड कैसा, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, मेन एपिग्लोटिस, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब ग्लैंड्स पे आ जाओ, ग्लैंड्स पे। ग्लैंड क्या होता है, एक सेल जो कि स्पेशलाइज कर दिया जाता है सेक्रीशन के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंस की सेक्रीशन के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल विच स्पेशलाइज टू सेक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस। ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सारे ग्लैंड में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, सारे ग्लैंड्स में क्या होता है, एपिथेलियल। ग्लैंड्स आर कैन बी originated from all three germinal layer। ग्लैंड क्या होता है, सारे जर्मिनल लेयर से हमारा होता है, एक्टोडर्मल स्वेट ग्लैंड, एंडोडर्मल थायराइड ग्लैंड, मेसोडर्मल गोनाड्स। ठीक है, एक्टोडर्मल क्या है, स्वेट ग्लैंड, एंडोडर्मल क्या है, थायराइड ग्लैंड, मेसोडर्मल क्या है, गोनाड्स, गोनाड्स, गोनाड्स। ठीक है, क्या है, मेसोडर्मल क्या है, गोनाड्स, एंडोडर्मल क्या है हमारा, थायराइड ग्लैंड, एक्टोडर्मल क्या है, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल क्या होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड, और मेसोडर्मल क्या होता है हमारा, गोनाड्स। यूनिसेलुलर की बात करें तो गॉबलेट सेल्स पता है, पिनीथ सेल एक और याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, पिनीथ सेल हम हाईलाइट करेंगे, ये पिनीथ सेल, गॉबलेट सेल। ठीक है, इन तीनों को कर लो, इसको कर लो सबसे पहले तो, ये पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो एक्टोडर्मल में स्वेट ग्लैंड हमारा एक्टोडर्मल हो गया, एंडोडर्मल में थायराइड ग्लैंड, और मेसोडर्मल में गोनाड्स। ठीक है, तो मेसोडर्मल गोनाड्स, एंडोडर्मल कौन सा हमारा, थायराइड ग्लैंड, और क्या है, एक्टोडर्मल स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन की एग्जांपल्स पे आ जाओ। एंडोक्राइन के एग्जांपल्स क्या क्या है, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल, पैराथायराइड, एड्रेनल। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, टीपी टीपी पीए, बस इसको याद करना है आपको, टीपी टीपी पीए, टीपी टीपी पीए हो गया, टीपी टीपी पीए। टी से क्या है, थायराइड, पी से क्या है, पिट्यूटरी, वापस टी से क्या है, थाइमस, पी से क्या है हमारा, पीनियल, फिर पीए से क्या है, पी से क्या है, पैराथायराइड, और ई से क्या है, एडर्नल। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको ज्यादातर जिन जिन ग्लैंड के बारे में आपको पता है वो क्या क्या है हमारे एक्सोक्राइन है, जैसे लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जो भी सेक्रीशन आपको पता है ना, सेक्रीशन ज्यादातर जो अभी आपको सेक्रीशन के बारे में पता है, जिनके नाम आपको नहीं पता होंगे ना ज्यादातर, वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन। बट एक्सोक्राइन जो मेन जो कॉमनली सुने होंगे, लीवर हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारे अंदर के इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गए, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए हमारे एक्सोक्राइन हो गए।
एक टाइप की ट्रिक है, ऐसा नहीं है जो आपने सुना होगा, मान लो ये भी सुने होंगे तो फिर क्या होगा है। तो एग्जाम ये हमारी ट्रिक है TPPA, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन क्या होता है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स आर प्रेजेंट, पैंक्रियाज, गोनड्स एक्सेट्रा। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाज और गोनड्स। ठीक है, गोनड्स और पैंक्रियाज, तो गोनड्स और पैंक्रियाज। कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए इस पे, तो अब कनेक्टिव टिश्यू बाद में करेंगे, पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी ने जंक्शंस की बात करी है, तो जो हमारी एनिमल टिश्यूज हैं उसके टिश्यूज बनाने के लिए जो सेल्स हैं उनको होल्ड टुगेदर करना पड़ेगा। होल्ड टुगेदर करने पड़ेंगे कि सेल्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जंक्शंस बनाने पड़ेंगे, मतलब एक दूसरे से चिपकना पड़ेगा एक टाइप से। ठीक है, चिपकना पड़ेगा। तो चिपकेंगे कैसे, कुछ जंक्शंस जैसे टाइट जंक्शन, एडहिरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, तीनों का अलग अलग है। हम कुछ एक्स्ट्रा आपको जंक्शन भी बता देंगे, उसकी हम फोटो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दी, हम फोटो से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होगा भैया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होगा हमारा, एडहिरिंग नहीं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एडहिरिंग नहीं, इंटरडिजिटेशन जंक्शन होएगा, मतलब इंटरसिलेटेड डिस्क होएगा। ठीक है और हमारा जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में डेस्मोसोम होगा, जिससे हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। अब हमने बोला था ऐसे ऐसे करके बता रहा था ना मैं कुछ टीन ऑफ एपिरल्स, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आ गया भैया। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे, हम बड़ा कर लेते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शंस ये दो सेल्स दिखाई गई हैं आपको, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसे जुड़ी होती हैं दो सेल्स। अगर मान लीजिए एक सेल दूसरी एक सेल की मेम्ब्रेन है, एक सेल की मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल की मेम्ब्रेन है, एक इन एनिमल सेल है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, फ्यूज करना है। तो एक टाइप का ऐसा ये बना सकती हैं कि इनकी मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालें और एक दूसरे की मेम्ब्रेन के अंदर क्या घुस जाए, एक दूसरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या घुस जाए, ऐसे करके। तो आप देख रहे होंगे इसका जो हाथ, इसकी जो ये वाली प्राइमरी सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके इसमें जा रही है, इसके पार्ट में जा रही है, ये वाले पार्ट में। इसकी जो हमारी ये ऊपर वाले की है वो इसके इसमें जा रही है। तो ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जा रहे हैं फिंगर लाइक। तो फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल। एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दूसरे सेल है उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जा रहा है। तो वैसे एक टाइप से ये क्या है हमारा, ये ऐसे ऐसा वाला जॉइंट बना रहा है ये। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे सेल क्या होंगी, अलग अलग नहीं हो पाएंगी, बट इनको थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी भी मिलेगी। क्या होगी, हमारी स्ट्रेचेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, अब हम डेस्मोसोम्स पे आ जाते हैं। डेस्मोसोम्स क्या है हमारा, मैक्यूला एडहिरिंग्स, ये हम देख लेते हैं। यह क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। डेस्मोसोम का दूसरा नाम क्या है हमारा, मैक्यूला एडहिरिंग, जो कि हमने क्या बताया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में पढ़ा था। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स क्या है, मैक्यूला एडहिरिंग्स हैं, और ये क्या करता है हमका, ये हमारे सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक दूसरे से जुड़े रहने में प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं ये सपोर्टिव है। मान लीजिए आपको दो पिलर दे दी जाए, एक हाथ ऐसे, तो आप उसको ऐसे पकड़ोगे और बीच में से आपका पूरा जॉइंट है, तो वो आपको क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपको अलग होने नहीं देगा। तो ये क्या है हमारे टोनो फिब्रिल्स, क्या है हमारा फाइबर्स हैं। ये एक सेल को ऐसे पकड़े हुए, मान लो ये हाथ हैं बहुत सारे, एक सेल ऐसे पकड़े हैं, एक सेल को ऐसे पकड़े हुए हैं और बीच में से भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे क्या बढ़ेगा, हमारी सेल स्टिक रहेगी। टाइट जंक्शन, मान लीजिए इधर पे कनेक्टेड टिश्यू को फ्लूइड मिला, थोड़ा सा लीक हो गया, इनको जाना चाहिए था, वो इधर से क्या हुआ, लीक होके इधर से लीक हो गए इधर। अगर ये टाइट जंक्शन नहीं होता तो क्या कर जाता, इधर पहुंच जाता वो इधर। ठीक है, इधर पहुंच जाता, तो वो तो अपने भैया ना नस कटी ना कुछ हुआ, स्किन में से वो आने लग गया, खून आने लगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, हर जगह लाइनिंग है। तो टाइट जंक्शन बनाया गया, जिससे क्या होगा, हमारा जो
फ्लूइड्स हैं या फिर कुछ भी हमारा जो चीज़ें हैं जो कि लीक नहीं होनी चाहिए वो क्या हो जाएंगी, प्रिवेंट हो जाएंगी लीक होने से। तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम लीकिंग। ठीक है। गैप जंक्शन क्या है? गैप जंक्शन क्या करता है? एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है इंटरेक्ट करने के लिए। इस सेल को भैया इसको कुछ शेयर करना है, शेयरिंग पार्टी चलेगी इन दोनों के बीच में, इसको शेयर करना है, गैप जंक्शन इसको शेयर कर देगा। तो मेनली 4 प्रकार के हमने देखी है। सबसे पहला हमारा टाइट जंक्शन, दूसरा हमारा गैप जंक्शन, तीसरा हमारा डेस्मोसोम जो कि हमारा मैक्यूला एडहेरेंस है, चौथा हमारा इंटरडिजिटेशन। इसके साथ साथ हमारा पूरा जो है हमारा एपिथेलियम टिश्यू समाप्त होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, तो आप इसका मैं 1 मिनट आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये सब ये वापस से मैं खोल के दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस से मैंने खोल के दे दिया है। इसका स्क्रीनशॉट, पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले पेज का ले लिया होगा, इधर का ले लीजिए। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो थी, तो इसको बनाने में थोड़ा लंबा टाइम लगा है। वन शॉट वीडियो आपकी, मतलब वन शॉट अगर रिवीजन होगा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते नीट के अंदर, सिर्फ एनसीईआरटी आता है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का ले लीजिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ले लीजिए, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का ले लीजिए, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का ले लीजिए, कंपाउंड एपिथेलियम का ले लीजिए, ट्रांजिशनल वाले का ले लीजिए, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सब आप ले लीजिए। अब आपको इसको नोट करना पड़ेगा आगे, अगर आपको ये चाहिए तो यू नीड टू क्रॉस 50 लाइक का हमारा एम है। 50 लाइक को अगर आप क्रॉस कर देते हैं, मैं तो ये पूरी ड्राइव आपको अपलोड कर दूंगा, ड्राइव की लिंक कनेक्टेड टिश्यू। देखिए अच्छी तरीके से नोट्स बना हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो ऊपर का वापस कॉपी हो गया था। तो ऐसे एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू, ये देखिए अच्छी तरीके से पूरा नोट्स बना हुआ है, आपको बहुत मदद होगी। ये पूरा जॉइंट का है आगे, तो अगर आपको चाहिए है ये, तो आपको 50 लाइक्स का आपको करना पड़ेगा, एम करना पड़ेगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारा 100 व्यूज़ का आप कर दीजिए एक बार एम पूरा, उसके बाद फिर हम लोग इसको आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू।